तो आइए इस चुनावी चर्चा में आगे बढ़ते हुए कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी, प्रखर जोशी नाम है मेरा। कहाँ जा रहे हैं आप? जी, मैं उज्जैन जा रहा हूँ। उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। जी जी जी। तो हम क्या चुनाव को लेकर के कुछ बात करना चाह रहे थे आपसे। इस बार क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में आपको मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? जी, इस बार मुझे लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा इस बार? कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि 50-50 चांसेस है दोनों के, बट बीजेपी के चांसेस बन सकते हैं अगर वो अपना सीएम फेस चेंज करते हैं। सीएम फेस अगर चेंज करे तो बीजेपी को आप सोच सकते हैं? जी जी जी, बिल्कुल। मैं कोर बीजेपी वोटर हूँ, सो मुझे भी लगता है कि अब मामा जी का समय आ गया है तो उनको चेंज होना चाहिए, और आई थिंक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है उनको मौका मिलना चाहिए इस बार। तो सिंधिया जी को अगर फेस बनाते हैं तो बीजेपी इस बार आ सकती है, आपको ऐसा लग रहा है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, सिंधिया जी जो है, अब क्योंकि सबके मन में यही बात है कि बीजेपी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बट एक चेंज चाहिए लोगों को, एक फेस चेंज चाहिए। सो मामा जी को इस बार चेंज करके सिंधिया जी को मौका देना चाहिए। अच्छा जी, इस बार के चुनावी मुद्दे क्या हैं? आप क्या चाहते हैं इस बार की अगर नई सरकार बने तो क्या सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए मध्य प्रदेश में? जी, सबसे बड़ा मुद्दा है कि बहुत जो ग्रोथ है उसमें एक बहुत स्टैग्नेंट ग्रोथ हो गई है। अब कुछ नए विजनरी लोगों की ज़रूरत है। जैसे मामा को इतने टाइम से देखा ही है, ठीक है, उन्होंने भी काम किया है और सब चीज़ की है, बट हमें लगता है कि अब एक नए विजनरी लोग आए और एक नए विजन से देखें चीज़ों को, डेवलपमेंट के गोल्स को, तो वो एक बेटर रहेगा कुछ। तो इस चुनावी चर्चा में आगे बढ़ते हुए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आइए, क्या नाम है चाचा जी आप? प्रेमनारायण विश्वकर्मा जी। कहाँ जा रहे हैं आप? अकोदिया मंडी। अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं मूलतः? खेरी। खैरी के हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार के? आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव को लेकर? चुनाव का मुद्दा मोदी जी आना चाहिए यार। अच्छा, हाँ। नहीं मध्य प्रदेश में किसको आना चाहिए? मध्य प्रदेश में शिवराज को ही। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान को। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस आने वाली है। नहीं नहीं, अच्छा, शिवराज ही आना चाहिए। अरे शिवराज मोदी सब व्यवस्था दे दिया है। अच्छा, सारी व्यवस्थाएं सब बढ़िया है। हाँ, बीजेपी आएगी। 20 साल से तो हैं मामा जी, 20 साल से तो बैठे हुए हैं, जब भी मामा जी आएगा अरे बढ़िया कर रहे हैं सब काम। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि इस बार बदलना चाहिए? 20 साल एक बहुत लंबा सफर होता है। 20 साल तो काम अच्छा करे तो 20 साल का ही 50 साल हो जाए। अच्छा, इंदिरा को तो 35 साल हो गए थे। 40-35 साल करे थे। तो देखिए चाचा जी लोगों को तो यही लगता है कि फिर से आनी चाहिए। बढ़िया काम कर रहे हैं, 20 साल के क्या 50 साल भी करें। तो आइए, एक परिवार हमारे साथ, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? नरेंद्र यादव। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? उज्जैन। उज्जैन जा रहे हैं? अच्छा, ये बताइए विधानसभा चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में, क्या लग रहा है इस बार आपको? मामा जी आएंगे कि? लग रहा है बीजेपी आएगी। अच्छा, आएगी बीजेपी, हाँ। फिर से? हाँ, आप जी बीजेपी आई, लेकिन चेहरा थोड़ा जो चेहरा आप कोई और देखना चाहते हैं? अच्छा अच्छा, भाई बताइए क्या लग रहा है? देवेंद्र भाई बताएंगे। अच्छा देवन जी। जी, हाँ, मतलब आना चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए, पर चेहरा चेंज होना चाहिए। अच्छा, चेहरा बदलना चाहिए। किसको देख रहे हैं आप चेहरे के रूप में, वो बताएं जरा। पहले कांग्रेस में दिग्गज नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब वो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आ गए, अच्छा। तो बीजेपी को एक बार उनको मौका देना चाहिए, अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो आपको रोजगार में भी कुछ होना चाहिए। अच्छा, युवा, आज के युवा क्या है, कॉलेज में मतलब कॉलेज के साथ साथ कुछ करना भी चाहते हैं। उन कॉलेज के बाद भी उनको मतलब वैकेंसीज कम हो रही है, उसके कारण जॉब नहीं मिल पा रही, तो वैकेंसीज बढ़ाना चाहिए मामा जी को। और किसानों के लिए बीमा बढ़ाना चाहिए। जैसे हम किसान फैमिली से हैं, तो फसल बीमा क्या काफ़ी कम अमाउंट में मिल रहा है और बहुत टाइम रोक कर मिल रहा है। फसल बीमा में ये होना चाहिए कि सर्वे जो होता है वो 2 या 3 किसान का होता है सिर्फ गांव में। तो मेरे हिसाब से जहाँ पे ज़्यादा वो हुआ हो, जहाँ पे ज़्यादा मतलब मौसम का प्रभाव हुआ हो, उस जगह पे ज़्यादा देखें और उस बेसिस पे ही मतलब पैसे मिले अकाउंट में आए। अभी क्या होता है कि जिसका नहीं हुआ उसका भी मतलब एक जैसा काम चल रहा है अभी, तो उसमें बदलाव होना चाहिए। अच्छा, चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आप किसको इस बार देने वाली हैं वोट? बीजेपी। बीजेपी?
जी तो मामा जी आएंगे इस बार फिर से? या और आइए और भी लोगों से बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार है? वो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। कोई और चेहरा नहीं देख रहे आप? नहीं, हम तो राजस्थान से हैं। अच्छा आप राजस्थान से हैं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश से कौन कौन से? अच्छा आप लोग क्या लगता है इस बार तो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस? कांग्रेस। कितना विश्वास है आपको? मान के चलिए 80% हमको पूरा भरोसा है कि कांग्रेस ही आएगी इस बार मध्य प्रदेश में। शिवराज सरकार से नाखुश हैं? नहीं, नाखुश तो नहीं है, लेकिन देखिए हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि मतलब इन सब चीज़ों में ध्यान दें। लेकिन क्या है, हम एक व्यापारी हैं, हम एक दुकानदार हैं। तो दुकानदारों के पास आप जानते हैं हर प्रकार के आदमी आते जाते रहते हैं। तो ऐसा मतलब ज़्यादातर सुनने को अपने एरिया में इस तरह का मिल रहा है कि कांग्रेस की सरकार इस बार बनेगी। हाँ। और आपका नाम क्या है? अमन गुप्ता, कहाँ से हैं? एमपी से। एमपी में कहाँ से आए हैं? सीधी जिले से आए हैं आप? जी। अच्छा बताइए क्या लग रहा है आपको इस बार? इस बार वही लग रहा है, बीजेपी? कांग्रेस? कांग्रेस। अच्छा जी। और आप? शिवम गुप्ता, मुझे तो लग रहा है बीजेपी ही आएगी। तो ये तो बोल रहे हैं कांग्रेस। अब उनकी मर्जी है, उनका। नहीं, मैं तो दावे से बोल रहा हूँ कि इस बार 80% अपना पूरा अनुभव कह रहा है कि कांग्रेस ही आएगी। आई तो पिछले बार भी थी, लेकिन पिछले बार तो पलट दी। तो फिर वो अलग बात हो गई ना, वो तो अलग बात हो गई। आए, बिक गए, खरीद लिया गया, क्या हुआ उससे अपने से मतलब नहीं है। पिछली बार भी अपनी सरकार बनी थी और इस बार भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। फिर आगे क्या होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कल ही तो लोगों को लेकर थोड़ी बटी हुई राय है यहाँ पर, कुछ कांग्रेस को बोल रहे हैं, कुछ बीजेपी को लेकर के कह रहे हैं। लेकिन वही है, लोगों को लगता है कि अब बदलाव लाना जरूरी है मध्य प्रदेश में। यूसीसी को लेकर क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन क्या एक ही देश में दो कानून कैसे? एक आदमी 3 पत्नी रख सकता है, एक आदमी एक ही रख सकता है। हम अगर सर्विस में होते हो दूसरी शादी कर लें तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ऐसे कैसे संभव है? संविधान सबके लिए लागू होना चाहिए। यूसीसी तो बहुत परम आवश्यक है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई यूसीसी जो है भाई, एक ही घर में जब हम एक परिवार बोलते हैं इस भारतवर्ष को, ये हमारा परिवार है, तो एक ही परिवार में इस वर्ग के लिए अलग कानून है, इस वर्ग के लिए अलग कानून है, क्यों? तो ये सारी जो विकृतियां हैं, विषमताएं हैं, ये यूसीसी उन विषमताओं को समाप्त करेगा, समता की स्थापना करेगा। यूसीसी परम आवश्यक है और इसका लागू होना तुरंत आवश्यक है। बिल्कुल देश के हित के लिए है, जहां हर वर्ग के लोग, हर आयु के हर व्यक्ति है, विशेष है या कोई वीआईपी लोग हैं, उन सब के लिए एक ही कानून रहेगा तो देश के लिए हित ही होगा। देश में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो सबके लिए एक कानून होना चाहिए, बराबर कानून होना चाहिए। देश में एक ही नियम होना चाहिए, मेरे लिए अलग तेरे लिए अलग वाला काम ही नहीं। देश एक तो कानून भी एक ही होना चाहिए। यूसीसी तो आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। यूसीसी बिल्कुल आना चाहिए। इससे क्या है कि समाज में जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो हल हो जाएगी। एक जैसा समाज बनेगा, एक जैसा कानून बनेगा तो सबको ये समान मतलब जो है समानताएं मिलेगी। समानताएं मतलब जो है पूरे समाज में फैलेगी। जब ये आने वाला चुनाव है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, फिर उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें आपको लगता है यूसीसी एक मुद्दा होगा? यूसीसी मुद्दा है और उसका थोड़ा बहुत मामूली प्रभाव पड़ेगा, अभी विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यूसीसी केवल एक उत्तरांचल में आया है। अभी पूरे देश में तो अभी आ नहीं पाएगा, 24 तक हो सकता है आ जाए। 24 तक यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आने की संभावना है? हाँ, हो सकता है या तो 24 के पहले या 24 के बाद, बाकी अभी तो नहीं आएगा। कारण है कि उसमें सभी को थोड़ा सा वोट का प्रभाव दिखता है, इसलिए सब अपने अपने स्तर से सोचते हैं। बिल्कुल। बीजेपी लगता है अपने वादों को पूरा करती है, जैसे उसने कहा था राम मंदिर का निर्माण हो गया 370। अच्छा और क्या हो सकता है? अभी तो काशी का मंदिर भी है, उसका भी बिल्कुल होना ही है। अगली बारी काशी बिल्कुल होना है, बिल्कुल होना है सब। मैं तो बड़ा मतलब कहना चाहिए कि इस बात के लिए उत्सुक हो के जल्दी से जल्दी उस पक्ष में मतलब जो है हिंदुओं के पक्ष में वो आए,
ये सब जानते हैं कि औरंगजेब ने तोड़ा है, कौन नहीं जानता है, सब अंधा व्यक्ति भी जानता है, जो अन्य समाज का हर वर्ग जानता है, पर इसके बावजूद भी इसको लंबा खींच रहे हैं, जबरनी खींच रहे हैं। अयोध्या को खींचा कि नहीं खींचा इतने दिन तक। लोकसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है यूसीसी, और काफ़ी टाइम से हम सुन रहे हैं, इस पर बातचीत हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं। बट इस बार जब प्रधानमंत्री जी ने इसकी खुद पहली बार जब इसके बारे में बोला है तो और ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है। और डेफिनेटली आई थिंक इस साल के एंड तक या 2024 के चुनाव से पहले ये ज़रूर यूसीसी सरकार पेश करेगी इसका बिल जो है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी, जैसे कांग्रेस भी है तो उसमें भी बटी हुई लोगों की सोच है इसकी यूसीसी को लेकर के। काफ़ी लोग नहीं चाह रहे हैं कि अभी लागू किया जाए इसको। जैसे उसमें भी कई सारे वर्ग हैं, जैसे मुस्लिम वर्ग है तो वो चाहते हैं कि उनके कुछ पर्सनल लॉज हैं, उनके कल्चरल आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं इससे नुकसान पहुँच सकता है, तो वो भी तो एक समस्या आ सकती है। उस चैलेंज को लेकर के क्या किया जाना चाहिए? ये बहुत विवादित चीज़ है, बट मेरा ऐसा मानना है कि एक टाइम था जब 1955 में हिंदुओं ने हिंदू कोड भी एक्सेप्ट किया था, तो अब विद टाइम अब लोगों को भी, मुस्लिम वर्ग को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक समान अधिकार और समान लॉ सबके लिए हों पूरे देश में, वही फॉलो किया जाए कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि किसी को आज़ादी हो अपने पर्सनल लॉज फॉलो करने की और किसी को नहीं है। जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं वो फॉलो करें, सबको ही सरकार द्वारा बनाया, एक डेमोक्रेसी है, एक सेक्युलर मुल्क है, तो हमें वही चीज़ फॉलो करना चाहिए जो सब कर रहे हैं। तो उसमें मेरा तो मत है कि मुस्लिम वर्ग को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि यूसीसी जो है सबके लिए समान रहे और जो है सबको इक्वल राइट्स रहे हर चीज़। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि ये जो वक्त है अभी चुनाव से 1 साल पहले इसको लेके आया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसलिए हो सकता है कि चुनावी एक तरीके से देखा जा रहा है कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए 1 साल पहले आप उसकी टाइमिंग को लेकर लोग बात कर रहे हैं। आप 2-3 साल पहले भी ला सकते थे, लेकिन आप 1 साल पहले लेके आ रहे हैं। विरोधियों को तो यही कहना है। जी, ये तो मुद्दा है, चुनाव के टाइम पर ऐसी चीज़ें आती हैं, वो तो ज़रूर बात है, बट बातें काफ़ी टाइम से चल ही रही थी इसकी। और कुछ स्टेट्स भी हैं, जैसे गोवा हुआ, उत्तराखंड हुआ, तो उन लोगों ने यूसीसी एक्सेप्ट भी किया है। बट अब नेशनल लेवल पर इसकी बातें चर्चा करने की ज़रूरत है। और हाँ, डेफिनेटली चुनाव आ रहा है तो ये मुद्दा ज़रूर उठना ही था। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भारत आजाद कब हुआ था? भारत आजाद कब हुआ? 1946 ना? 1946 ना? आपको ये पता कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आई डोंट नो सर। और राष्ट्रीय गीत? ये लिखे थे आशा भोसले ने। भारत आजाद कब हुआ था? 1945। तो पता है कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जी। एक लाइन गा के सुना सकते हैं? वंदे मातरम। यही नहीं, अभी और सुनिए। राष्ट्रीय गान जनगण मन। नहीं, वंदे मातरम। नेशनल एंथम है वो। नेशनल एंथम है वो। आपको ये पता है कि राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? नहीं। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ना पूछ जमाने से क्या मेरी कहानी है, मेरी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। भारत इस साल आज़ादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी के चलते आज हम सीपी आए हैं दिल्ली वालों से जानने की, दिल्ली वाले क्या जानते हैं कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा और उन्हें वह कितना आता है। तो चलिए मेरे साथ सुनाते हैं दिल्ली वालों की राय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। सर राष्ट्रीय गान? जनगण मन। सर आप हमें राष्ट्रीय गान कुछ एक लाइन सुना सकते? खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल खड़े होंगे, सुनिए। ऐसे बैठ के नहीं गा सकते। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंधु। और सर राष्ट्रीय गीत? राष्ट्रगीत है आपका वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम विनय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। सर राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। सर राष्ट्रीय गान? राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर। सर 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? स्वाधीनता दिवस। सर आप राष्ट्रीय गान एक लाइन सुनाना चाहेंगे? मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन,
इस पे जान निसार है मेरा मेरा। सर राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम या वंदे मातरम। हाँ, और सर राष्ट्रीय गान जनगण मन। सर जनगण मन एक लाइन में सुना सकते हैं, कुछ आता हो आपको? वीडियो में क्यों आ रहा है? नहीं सर, नॉर्मल बस है। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मैम राष्ट्रीय गीत गाना है? नहीं एक लाइन में। नहीं याद। आपको ये पता है कि राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? नहीं। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। भारत पंजाब सिंध गुजरात मराठा तमिल गुण अदिति मिल शायद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत आजाद कब हुआ था? 1945 में। कौन से उसमें कितनी तारीख है? कितनी तारीख को? 15 अगस्त 1945 को। आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? बिल्कुल। एक लाइन सुनाएंगे? हाँ। वंदे मातरम सजलम सुफलम मनेज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। ये राष्ट्र गीत है। ये राष्ट्र गीत? अच्छा, जनगण मन। एक्सक्यूज मी, कंफ्यूज हो गया मैं। सॉरी। आपको पता है कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? हाँ, राष्ट्रीय गीत पर इंग्लिश में बोल देंगे थोड़ा। नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर फर्स्ट टाइम sang in 1911। राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी जी। तो स्ट्रेट खड़ा रहना पड़ेगा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नहीं पता गुरु बिल्कुल नहीं पता मेरे को। राष्ट्रीय गीत मेरे को नहीं पता ब्रो। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत ये नहीं पता। कोई बात। राष्ट्रीय गाना। राष्ट्रीय गान राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान जनगण मन ना। हाँ सुनाओगे? हाँ सुना देंगे। एक मिनट भैया, एक मिनट। जनगण मन अधिनायक करवा दो बेटा ना। चलो बट तुम गा रही हो ना, तुम खड़ी रहो फिर। भारत भाग्य विधाता। बस एक लाइन गाना फिर हो गया। और वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। याद नहीं है स्कूल में याद रहता था, अब याद नहीं है हमें। ये बताइए कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत आजाद कब हुआ था? भारत आजाद कब हुआ? 1946 ना। 47। 1947। क्यों पूछ रहे हो? नहीं इंटरेस्टिंग। मैम आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय गान? सॉरी राष्ट्रीय गान या हाँ, बहुत आसान है। भारतीय सवाल है। नहीं आप, अरे सबको पता, बचपन से सुनते आ रहे हैं। आपको पता है कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय गान क्या है? पता है भाई। हाँ पता भाई साहब। सर बताएंगे एक लाइन में क्या है हमारा? लाइन गा के। वो सर क्या कहते हैं उसको? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। सर राष्ट्रीय गीत है वो। अच्छा गीत है तो गान तो जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। जनगण मन वही भारत गीत। जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। सर राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? नो आइडिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और सर राष्ट्रीय गीत? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये बहुत सिंपल है, तिरंगे से रिलेटेड है। आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? हाँ भाई जनगण मन। जनगण मन भाई एक लाइन सुनाएंगे? जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। ऐसा गाना नहीं चाहिए ऐसे भी।
तो आपको ये पता है कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बताएं कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत तो भैया कुछ याद नहीं। राष्ट्रीय गीत वो है, अरे वंदे मातरम मुझे ऐसा हाँ? वंदे मातरम। वंदे मातरम। एक लाइन सुना सकते हो उसकी? सिर्फ एक लाइन। ये वंदे मातरम कोई वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जी जी। एक लाइन गा के सुना सकते हैं? वंदे मातरम, जनगण मन। राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गान जनगण मन नहीं, वंदे मातरम नेशनल एंथम है वो। राष्ट्रीय गान ही होता है, एंथम अलग है। और राष्ट्रीय गीत? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एंड वो वही है। नेशनल एंथम। हाँ, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। नहीं, आपको पता है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? राष्ट्रीय गान लिखा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी। और राष्ट्रीय गीत? राष्ट्रीय गीत का नहीं पता, नाम पता। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मैम आपको पता है हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? हाँ, वंदे मातरम। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। हमारे युवाओं के अंदर देशभक्ति का जोश, सभी ने तिरंगा बनवाया अपने फेस पे। एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय गान है क्या? जनगण मन। सुनाओगे? हाँ, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल धितरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, तब जयगा गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय हे जय हे। क्या बात है, आपने तो ऑटो पे भी तिरंगा लगा रखा है। सर ये इंडिया की शान है और हमारी भी शान है, इसलिए मैं इसे तिरंगा लगा रहा हूँ। आपको ये पता है कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जय मालूम है। सुनाएंगे एक लाइन? मुझे मालूम है राष्ट्रीय गान। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उचल जलधि तिरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गए है तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय जय जय। आपको वंदे मातरम पता है? वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। आपको ये पता है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आई डोंट नो सर। और राष्ट्रीय गीत? ये लिखी थी आशा भोसले ने। राष्ट्रीय गीत? राष्ट्रीय गीत वंदे आता तो नहीं है पूरा सही से। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम, वंदे मातरम। आपको ये पता है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गान? बंकिम चंद्र चटर्जी। और भारत आजाद कब हुआ था? 1947 15 अगस्त। तो सुना आपने दिल्ली की जनता ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के बारे में क्या बताया। अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नूह में हिंसा हुई, दंगा भड़का, लोग भी मरे, जान माल का नुकसान भी हुआ, राजनीति भी हुई, बयानबाजी भी हुई, लेकिन जब बात एक्शन की आई तो ऐसा हुआ कि सबको योगी मॉडल याद आ गया। पहले बुलडोजर चला और अब एनकाउंटर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक के बाद एक कड़ा एक्शन लेती हरियाणा सरकार ने यह दिखा दिया है कि हरियाणा को अशांत करने वालों की अब खैर नहीं है
वो बात अलग है कि इस हिंसा ने हरियाणा की छवि को बहुत ज़्यादा खराब किया है, लेकिन हरियाणा सरकार के एक्शन ने यह सिद्ध कर दिया है कि दंगाइयों और उपद्रवियों की अब खैर नहीं है। हरियाणा के मेवात में यानी कि नूह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई। इसी दौरान यात्रा पर पथराव हो गया। देखते ही देखते यहाँ दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़प जो है दंगे में बदल गई। सैकड़ों कारों को आग लगा दी गई। साइबर थाने पर हमला किया गया। उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर दिया। नूह के बाद सोना में भी पथराव हुआ और फायरिंग हुई। वाहनों को वहां पर भी आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद हिंसा की आग नूह से फरीदाबाद, गुड़गांव तक फैल गई। नूह हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद नूह, फरीदाबाद, पलवल समेत कई जगहों पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया। इसके अलावा नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया। नूह में अब तक 140 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जबकि 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नूह हिंसा के बाद हरियाणा सरकार ने बुलडोजर चलाया था। प्रशासन ने नूह में रोहिंग्याओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। इसके अलावा एक होटल, रेस्टोरेंट पर भी बुलडोजर चला और उसे गिराया गया। प्रशासन का आरोप था कि होटल और रेस्टोरेंट की छतों से पथराव किया गया था। नूह में 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण को गिराया गया। हालांकि बाद में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। नूह हिंसा के बाद हरियाणा पुलिस लगातार एक्शन में है। पुलिस ने नूह हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया है। इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी है। आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 आरोपियों मुनसैद और सैकुल को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में सैकुल के पैर में गोली लगी है। लगातार नूह में हिंसा के बाद से प्रशासन अपनी कड़ी कार्रवाई कर रहा है। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द नूह और उसके आसपास के इलाकों में शांति स्थापित की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इसी के तहत हरियाणा की सरकार और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आपको क्या लगता है, जो हरियाणा में योगी मॉडल आया है उससे शांति जल्दी आ सकेगी और इस तरह के जो एक्शन है वो किसी भी राज्य के अंदर उपद्रवियों और हिंसा को रोकने में कामयाब हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और देखते रहिए मेरे साथ क्लिक इंडिया। धन्यवाद। नूह में हुई हिंसा को लेकर हरियाणा पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। हरियाणा की पुलिस ने जांच का दायरा बड़ा कर दिया है। अब यूट्यूबर को रडार पर रखा हुआ है हरियाणा पुलिस ने, क्योंकि इन यूट्यूब्स जो चैनल थे इन पर हिंसा से जुड़े दृश्य को दिखाने और हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने का मामला सामने आया है। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि पुलिस ने ऐसे 80 यूट्यूबर्स को हिरासत में लिया है जो एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए, फुटेज के लेने के लिए नूह पहुंचे थे। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि पुलिस ने ऐसे 80 यूट्यूबर्स को हिरासत में लिया है जो एक्सक्लूसिव वीडियो, फोटो लेने के लिए वहां पहुंचे थे। पुलिस ने दावा किया है कि 18 से 25 साल के बीच के करीब 80 युवाओं ने बेरोजगारी में कमाई करने के लिए यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से कमाई करना चाहते थे। कमाल की बात तो यह है कि इनमें से अधिकतम जो लोग हैं वो सिर्फ 8वीं पास है। समझ सकते हैं आप किस तरह की मानसिकता के साथ वो वहां पहुंचे होंगे। पुलिस ने प्राथमिकता की जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया की कमाई करने का आसान तरीका माना गया। ज्यादा सब्सक्राइब पाने के लिए इन्होंने सांप्रदायिकता फैलाने वाली पोस्ट की। नूह में दंगों की खबर फैलने के बाद एक्सक्लूसिव वीडियो और तस्वीरें लेने के लिए वो लोग यहां पहुंचे। इनके द्वारा इन वीडियो को महंगे दामों पर बेचने की बात भी सामने आई है। हरियाणा की नूह में हिंसा में पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आया है। हरियाणा पुलिस की जांच में पाकिस्तानी यूट्यूबर जिशान मुश्ताक के बारे में पता चला है। उसने भड़काऊ वीडियो भी पोस्ट किए थे। यूट्यूबर ने एहसान मेवाती पाकिस्तानी के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बना रखा था। यूजर ने अपनी लोकेशन राजस्थान के अलवर में बताई थी। हालांकि हकीकत में वह पाकिस्तान के इस्लामाबाद और लाहौर से वीडियो पोस्ट कर रहा था। हैरानी की बात तो ये है कि जिशान ने पाकिस्तान एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क के जरिए वीडियो अपलोड किए। इस सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क से पाकिस्तान के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को इंटरनेट दिया जाता है। यह पाकिस्तान सरकार का ही हिस्सा है। जिशान ने एहसान मेवाती के नाम से भड़काऊ वीडियो अपलोड किए। उसके अलावा वो जो जानकारियां दे रहा था उनसे जाहिर होता है कि हरियाणा में उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है। वीडियो पोस्ट होने के 48 घंटे के भीतर उन्हें 1,45,000 लाइक मिले। उसके यूट्यूब चैनल पर
73 वीडियो पोस्ट की गई और 80,000 फॉलोअर्स भी बढ़े। तो हरियाणा के जो नूह में हिंसा हुई थी, इसमें एक तो सोशल मीडिया का बड़ी तगड़ी भूमिका निकल के सामने आई है, दूसरा इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन भी निकल के सामने आया है। जांच एजेंसियों ने दायरा बड़ा कर दिया है, 80 से ज्यादा यूट्यूबर्स को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ हो रही है। आप समझिए कि अधिकतम जो यूट्यूबर्स हैं उनकी आयु जो है 18 से 25 साल है और जो उनकी एजुकेशन जो है वो 8वीं पास तक की है। यानी कि इन लोगों ने सोशल मीडिया के जो बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उससे इंस्पायर होकर चैनल तो बना लिया, लेकिन संवेदनशील मुद्दों को किस प्रकार से रखा जाए इसकी जानकारी नहीं थी। सबसे मजेदार बात देखिए क्या है कि उन्होंने इस वीडियो फुटेज को बड़े दामों पर बेचा भी। किसे बेचा होगा ये तो जांच का विषय है। ऊपर से पाकिस्तान का कनेक्शन आया है इसके अंदर और ये जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान के जो सरकारी नेटवर्क्स है उनके माध्यम से हिंदुस्तान में हिंसा भड़काने जैसे काम किए जा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान अब बॉर्डर पर तो कुछ खास नहीं कर पा रहा, लेकिन वो भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप बढ़ा रहा है, जिससे कि भारत अंदर से अशांत हो जाए। लेकिन हमारा दायित्व है कि हमें इस सोशल मीडिया के जमाने में, डिजिटल भारत के जमाने में डिजिटल क्रांति को देश को आगे बढ़ाने में यूज करना है, ना कि उसे दंगों की आग में झोंकना है। ये आपका और मेरा और हम सबका दायित्व है और अब मिलकर इसे पूरा भी करेंगे और ऐसे असामाजिक तत्वों से लड़ेंगे भी। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इसी प्रकार क्लिक इंडिया। धन्यवाद। नाइजर में हाल ही के दिनों में हुए तख्ता पलट के बाद से हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। अफ्रीकी देश नाइजर में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति मोहम्मद बुज़ौम के सरकार को सत्ता से बाहर फेंक दिया है। राष्ट्रपति गार्ड के कमांडर जनरल अब्दुर्रहमान तियानी ने खुद को देश का नेता घोषित कर दिया। भारत सरकार ने भी नाइजर में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तो सबसे पहले हम नाइजर के बारे में जानते हैं कि आखिर ये देश कहाँ है, मामला क्या है। नाइजर दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। इसकी 80% आबादी खेती पर निर्भर है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले नाइजर की 20% जनता बेहद गरीबी में जीवन यापन करती है। नाइजर भले ही गरीब देश हो, लेकिन खनिज संपदा के मामले में नाइजर का कोई मुकाबला नहीं है। नाइजर की धरती कई सारे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और खास तौर से नाइजर में यूरेनियम का बड़ा भंडार मौजूद है। क्लीन एनर्जी के लिए यूरोपियन देश, खासकर फ्रांस समेत पूरा यूरोप की बड़ी जरूरत नाइजर बना हुआ है। नाइजर दुनिया में यूरेनियम का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यूरेनियम और फ्रांस को याद रखिएगा, क्योंकि आगे इनका तख्ता पलट और नाइजर की गरीब के पीछे बड़ा हाथ निकलेगा। नाइजर ने साल 2019 में 2,500 टन के करीब यूरेनियम का निर्यात किया था। यूरोपियन यूनियन ने साल 2022 में अपनी ज़रूरत का 25% यूरेनियम नाइजर से खरीदा था। इसके अतिरिक्त नाइजर में सोना, चांदी, कोयला, चूना पत्थर, नमक, टीन, सीमेंट और जिप्सम के बड़े भंडार मौजूद हैं। इतना कुछ होने के बाद भी आपके मन में सवाल तो उठ रहा होगा कि ये देश आखिर गरीब है तो है कैसे। अब आइए इसको समझते हैं। नाइजर और फ्रांस का क्या है कनेक्शन। भारत पर जिस तरह से कभी ब्रिटेन का राज था, ठीक उसी तरह पश्चिमी अफ्रीका के ज्यादातर देशों पर फ्रांस का राज रहा है। आप जो ये मैप देख रहे हो मेरे पीछे स्क्रीन पर, इसमें जो ब्लू कलर में देश दिखाई दे रहे हैं, इन पर कभी फ्रांस का राज स्थापित था। इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी से मानी जाती है, जब फ्रांस ने अफ्रीकी महाद्वीप में कुछ उपनिवेश और व्यापारिक चौकियां स्थापित की थी। खास तौर से सेनेगल और मेडागास्कर द्वीप समूह से यह उपनिवेशक परियोजनाएं शुरू हुई थी, जो 1960 तक लगातार जारी रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही इसके प्रयास शुरू हो गए थे और धीरे धीरे अफ्रीका से उपनिवेशीकरण का अंत होना शुरू हो गया था। लेकिन नाइजर जैसे देशों में फ्रांस चला तो गया, लेकिन उनकी राजनीतिक और पॉलिसी के साथ साथ इनके देश में अपने मिलिट्री बेस बना के रखे हुए थे। फ्रांस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से नाइजर पर कंट्रोल था और यही कंट्रोल तख्ता पलट का कारण बना और इसी के चलते नाइजर खनिज संपदा से संपन्न होने के बाद भी गरीबी और भूखमरी से जूझता रहा। इसी गुस्से ने नाइजर में तख्ता पलट किया, क्योंकि नाइजर के यूरेनियम से एक तरफ जगमगाता फ्रांस था तो दूसरी तरफ अंधेरे में डूबा पूरा नाइजर देश। विदेश मंत्रालय की भारतीय नागरिकों से अपील।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगची ने कहा कि भारत सरकार नाइजर में चल रहे घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए है और जिन भारतीयों की उपस्थिति नाइजर में आवश्यक नहीं है उन्हें जल्द से जल्द हिंसाग्रस्त देश छोड़ने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय ध्यान दें कि हवाई क्षेत्र फिलहाल बंद है, जमीनी सीमाओं से प्रस्थान करते समय ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मदद के लिए नियामी स्थित भारतीय दूतावास के टेलीफोन नंबर +22799759975 पर संपर्क कर सकते हैं। ये भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में लगभग 250 भारतीय नाइजर में रह रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने सलाह दी है कि जो लोग नाइजर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं उन्हें स्थिति सामान्य होने तक अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए। भारतीय दूतावास भारतीयों को देश से बाहर निकालने की सुविधा मुहैया कराने पर विचार भी कर रहा है। अफ्रीकन देशों में तख्ता पलट को लेकर क्या इतिहास रहा है, अब थोड़ा समझ लेते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप समूह में 54 देश आते हैं। इनमें से 45 देशों में कम से कम एक बार तख्ता पलट जरूर हुआ है। पावेल के डाटा के मुताबिक 1950 के बाद से सबसे अधिक तख्ता पलट के मामलों में अफ्रीकी देश सूडान सबसे ऊपर है। वहीं बुर्किना फासो 1966, 74, 80, 82, 83, 87 और 2014 में सफल तख्ता पलट देख चुके हैं। अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया में 1960 से स्वतंत्रता के बाद तख्ता पलट का लंबा इतिहास रहा है। तब से अब तक यहां पर तख्ता पलट के 8 प्रयास हुए, इनमें से 6 सफल हुए हैं। अफ्रीका के विकास में बड़ा रोड़ा बनता जा रहा है ये तख्ता पलट का जो कॉन्सेप्ट वहां पे चल रहा है। 1950 से अब तक दुनिया भर में 486 तख्ता पलट हुए हैं। इसमें से 214 घटनाएं तो सिर्फ अफ्रीकी देशों में हुई है। इसमें मात्र 106 कोशिशें ही सफल हो पाई। अफ्रीकी देशों में ऐसी घटनाएं बताती हैं कि यहाँ सब कितना सामान्य है। इन घटनाओं ने अफ्रीका को कितना पीछे छोड़ा है, अब इस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान डालते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में बुर्किना फासो, सूडान, गिनी, चाड और माली की जीडीपी $20 मिलियन से भी कम रही। वहीं सूडान की जीडीपी 21 बिलियन रही। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में बुर्किना फासो, सूडान, गिनी, चाड और माली की जीडीपी $20 मिलियन से भी कम रही। वहीं सूडान की जीडीपी $21 बिलियन रही। ये देश किस कदर पीछे हैं इसे अमेरिका के उदाहरण से समझिए। साल 2020 में अमेरिका की जीडीपी $20 ट्रिलियन रही, जो दुनिया में सबसे ज्यादा थी। पावेल के अनुसार यहां चल रहे आतंकवाद की अभियानों और विद्रोह का सामना करने वाले देशों में तख्ता पलट का खतरा अधिक रहता है। अफ्रीका तख्ता पलट को खतरे के रूप में नहीं देखता। सोहेल क्षेत्र जिसमें बुर्किना फासो, माली, चाड और सूडान शामिल हैं, यहाँ अभी भी वही हालात बने हुए हैं जो तख्ता पलट की वजह से बने थे, यानी कुछ भी अभी तक नहीं बदला। अब सवाल ये आता है कि ये जो तख्ता पलट होता है ये आखिर कैसे कर लेते हैं तख्ता पलट? क्या ये बहुत आसान है? तख्ता पलट आसान नहीं होता, इसके पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन एक कारण इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है और वो है राष्ट्रवाद। जी हाँ, नाइजर में भी यही हुआ। वर्षों से फ्रांस के शोषण से जूझते देश ने एक स्वर में विद्रोह की आवाज उठाई और सेना ने तख्ता पलट कर दिया। नाइजर नागरिकों का मानना है कि फ्रांस हमेशा से ही अफ्रीकी लोगों को दोयम दर्जे का मानता है और अपने दबाव में रखना चाहता है। नाइजर और अफ्रीका में चल रही उठापटक को आप शायद अब आसानी से समझ चुके होंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी, और आपको क्या लगता है इस विषय पर और क्या क्या हम आप तक लेकर आएं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष ने मणिपुर हिंसा पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। पीएम मोदी जवाब देने के लिए आए तो उन्होंने मिजोरम की घटना का जिक्र कर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र से मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है, इनको अंदाजा नहीं है। ये पीड़ा वो नहीं समझ पाएंगे। मैं नॉर्थ ईस्ट के चप्पे चप्पे पर घुमा हुआ व्यक्ति हूं और राजनीति में कुछ नहीं था तब भी अपने पैर वहां घिसता था। मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है उस क्षेत्र के प्रति, इनको अंदाज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 3 प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं सदन से।
और बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं, देशवासी भी सुन रहे हैं। पहली घटना 5 मार्च 1966, 5 मार्च 1966। इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी क्या? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे क्या? क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है। उस दर्द को मिजोरम भूल नहीं पा रहा है। कभी इन्होंने मरहम लगाने की कोशिश नहीं की है, घाव भरने का प्रयास तक नहीं किया है। कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है। और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है। दोस्तों, ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है कि अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना। कौन था उस समय? इंदिरा गांधी। अकाल तख्त पर हमला हुआ है तो अभी भी हमारी स्मृति में है। उनको मिजोरम में उसके पहले ही आदत लग गई थी और इसलिए अकाल तख्त पर हमला करने तक वो पहुंचे थे, मेरे ही देश में। और यहां हमें उपदेश दे रहे हैं। तो सुना आपने। चलिए अब पीएम ने जिस मिजो अटैक का जिक्र किया उसके बारे में जान लेते हैं। सुबह के 11:30 हुए थे। 5 मार्च 1966 की तारीख थी। मिजोरम की राजधानी, जो आज आइजोल के नाम से जाना जाता है, 4 लड़ाकू विमान आसमान में आइजोल को चारों तरफ से घेरकर बम बरसाने लगते हैं। ये भारतीय वायुसेना के विमान थे। उस वक्त मिजोरम को मिजो हिल्स कहते थे, जो असम का हिस्सा था। बमबारी 8 दिन तक यानी 13 मार्च 1966 तक चलती रही। आज इस घटना को 57 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। बम भले ही 1966 में बरसाए गए थे, लेकिन घटना की शुरुआत 1966 से 6 साल पहले यानी 1960 में ही हो गई थी। उस समय असम सरकार ने 1960 में असमिया भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि असम में नौकरी उसे ही मिलेगी जिसे असमिया भाषा आती थी। मिजोरम के लोगों को सरकार का यह आदेश बड़ा अपने ही राज्य में बेगानों की तरह लगा। विरोध जताने के लिए राज्य के लोगों ने 28 फरवरी 1961 को मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF बनाया, जिसके नेता थे लाल डेंगा। यहाँ से MNF का सरकार के आदेश के खिलाफ विरोध शुरू हुआ। हालांकि शुरू में MNF ने शांतिपूर्वक धरनों पर फोकस किया कि सरकार के पास उनकी बातें मानने के लिए कोई तर्क ही न बचे। मामला तब बिगड़ने लगा जब साल 1964 में असम रेजिमेंट ने अपनी 2nd बटालियन को असमिया भाषा लागू करने की वजह से बर्खास्त कर दिया। इस बटालियन में अधिकतर मिजो लोग थे। रेजिमेंट के इस फैसले से मिजो हिल्स के लोग नाराज हो गए और जो MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट अपने विरोध की शुरुआत शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन से किया था, उसने हिंसा का रास्ता अख्तियार कर लिया। समय बीतता गया। अपने परिवार और बच्चों का हर सुबह चेहरा देखकर उठने वाले बटालियन को अपने वजूद की चिंता सताने लगी। MNF का जो विद्रोह सरकार और रेजिमेंट के खिलाफ एक चिंगारी बनकर सुलगती रही, वो अब दावानल में तब्दील होती जा रही थी। एक अकेला मिजो भला सरकार या रेजिमेंट से कैसे लड़ता? इसलिए जीवन के प्रति बड़ी उम्मीद देखकर वे मिजोवासी MNF में शामिल हो गए, जिन्हें बटालियन से निकाला गया था।
आगे चलकर इन लोगों ने जो संगठन बनाया उसे मिजो नेशनल आर्मी कहा गया। वैश्विक राजनीति की ये पुरानी रणनीति रही है कि जब किसी देश में आंतरिक अशांति होती है तब पड़ोसी देश मध्यस्थ बनना चाहता है और उसमें अपनी भूमिका तलाशता है। पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश की भारत के पूरे हालात पर गिद्ध नज़र थी। सीमा सटे होने के कारण इन दोनों क्षेत्रों से मिजो नेशनल आर्मी को चोरी छिपे हथियारों की खेप पहुंचाया जाने लगा। दोनों देशों को भारत के मामले में हस्तक्षेप करता देख चीन से भी नहीं रहा गया और उसने भी साजिश रचनी शुरू कर दी। चीन चुपके से ही सही लेकिन एमएनएफ का समर्थन करने लगा। ये देश सिर्फ भारत के उग्रवादियों को हथियारों की सप्लाई नहीं करते रहे, बल्कि जब जब इन उग्रवादियों पर सरकार और प्रशासन या सुरक्षा बलों की सख्ती होती, ये मिजो उग्रवादी जान बचाने के लिए म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान में छिप जाते थे। चूंकि इस विद्रोह का नेतृत्व एमएनएफ लीडर लाल डेंगा कर रहे थे, इसलिए सुरक्षा बलों को उसकी काफी समय से तलाश थी। आखिरकार सुरक्षा बलों ने राजद्रोह के आरोप में लाल डेंगा को गिरफ्तार कर लिया। लाल डेंगा पर राजद्रोह का मुकदमा चला, हालांकि साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। एक तरफ पाकिस्तान का हमला और दूसरे तरफ देश में आंतरिक अशांति को देख एमएनएफ ने इसे अपने लिए बेहतर मौका समझा और सरकार पर दबाव बनाने के लिए उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम एक मेमोरेंडम भेजा। एमएनएफ ने इसमें लिखा था, मिजो देश भारत के साथ लंबे, अस्थायी और शांतिपूर्ण संबंध रखेगा या दुश्मनी मोल लेगा, इसका निर्णय अब भारत के हाथ में है। लाल बहादुर शास्त्री की मिजो मामले पर पूरी नज़र थी, लेकिन तभी 11 जनवरी 1966 को उनकी अचानक मौत से देश गहरे सदमे में डूब गया। लाल बहादुर शास्त्री की मौत ताशकंद में हुई थी। देश में उथल पुथल मच गया। इस अवसर को भी एमएनएफ ने भुनाना चाहा और लाल बहादुर शास्त्री की मौत को अभी 11 दिन भी नहीं हुए थे कि 21 जनवरी को लाल डेंगा ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को पत्र लिख दिया। उन्होंने पत्र में लिखा कि अंग्रेज के समय भी हम लोग आज़ादी की स्थिति में रहे हैं। यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता से उपजा राष्ट्रवाद अब परिपक्व हो गया है। अब हमारे लोगों की एकमात्र इच्छा अपना अलग देश बनाने की है। लाल डेंगा ने पत्र तो लिख दिया था, लेकिन न तो उसे आभास था कि वो कितनी बड़ी चुनौती फेस करने जा रहा है और न ही आगे सत्ता पर काबिज होने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसका एहसास था। लाल डेंगा के पत्र लिखे जाने के तीसरे दिन यानी 24 जनवरी को इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। इंदिरा ने सत्ता संभालने के 4 दिन बाद ही 28 फरवरी 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादियों ने भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जेरिको के तहत सबसे पहले आइजोल और फिर लुंगलाई में असम राइफल्स की छावनी पर हमला कर दिया। सेना तितर बितर हो गई, क्योंकि इस ऑपरेशन को बहुत सोच समझकर अचानक ही अंजाम दिया गया था ताकि सुरक्षा बलों को संभलने का मौका ही न मिले, और हुआ भी यही। अगले दिन यानी 29 फरवरी को एमएनएफ ने भारत से आज़ाद होने की घोषणा कर दी। उग्रवादियों ने देखते ही देखते चंफाई, लुंगलाई जिलों में सेना के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। सीमावर्ती नगर चंफाई में 1 असम राइफल के ठिकाने पर आधी रात को तेज हमले का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जवानों को अपने हथियार लोड करने और लुंगलाई और आइजोल खबर करने तक का समय नहीं मिला। उग्रवादियों ने सभी हथियार लूट लिए थे। इनमें 6 लाइट मशीन गन, 70 राइफलें, 16 स्टेन गन और ग्रेनेड फायर करने वाली 6 राइफलें थीं। एक जूनियर कमीशन अफसर के साथ 85 जवानों को बंधक बना लिया गया। यहाँ से किसी तरह से 2 सैनिक भागने में कामयाब हुए। इन 2 सैनिकों ने हमले की जानकारी दी। इसी बीच टेलीफोन एक्सचेंज को निशाना बनाया गया ताकि आइजोल से भारत के साथ सारे कनेक्शन टूट जाएं। एमएनएफ की ओर से हो रही गोलीबारी इतनी तेज थी कि भारतीय सेना वहां पर हेलीकॉप्टर से सैनिक और हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे इसमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। सब कुछ बदल चुका था। देश में सेना का इस तरह से कोई सामना कर सकता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उग्रवादियों का हौसला इतना बढ़ चुका था कि उसने आइजोल में सरकारी खजाने सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को भी नहीं छोड़ा।
अब सब कुछ उग्रवादियों के अधिकार में आ चुका था। निर्मल निवेदन अपनी किताब मिजोरम द डैगर ब्रिगेड में लिखते हैं कि छापामारों की एक पलटन ने सब डिवीजन अफसर को स्टाफ से एक बंधक बना लिया था। एक दूसरे जत्थे ने पीडब्ल्यूडी के दफ्तर का सारा सामान जीपों में ला लिया था। इधर लड़ाकों का मुख्य जत्था असम राइफल के ठिकाने पर लगातार गोलीबारी कर रहा था ताकि लड़ाके उनके बाहर न निकल सकें। लुंगलाई के सरकारी खजाने पर धावा बोलकर लोहे के बक्से जीपों पर लादे गए थे। उन्हें बाद में पता चला कि उनमें 18 लाख रुपए थे। सरकारी खजाने सहित अन्य ठिकानों पर लूट और सेना से दो दो हाथ कर एमएनएफ का मन इतना बढ़ चुका था कि उसने असम राइफल के हेडक्वार्टर से तिरंगा उतार दिया और हेडक्वार्टर पर अपना झंडा फहरा दिया। इस घटना से इंदिरा काफ़ी हिल जाती हैं, जबकि वे कुछ दिनों पहले ही देश की प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। इंदिरा गांधी सेना के मनोबल को तोड़ने वाले एमएनएफ की इस दुस्साहस के खिलाफ सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश देती हैं। एमएनएफ ने भारी दुस्साहस की थी भारत सरकार से दुश्मनी मोल लेके। उसे जवाब देने के लिए सेना ने भी कमर कस ली थी। 5 मार्च 1966 को वायुसेना के 4 लड़ाकू विमानों को आइजोल में एमएनएफ के उग्रवादियों पर बमबारी की जिम्मेदारी दी गई थी। इनमें फ्रांस में बने 2 लड़ाकू विमान जिसे भारत में तूफानी कहा जाता था और जिसका नाम था दैसे ओरागन, और 2 ब्रिटिश हंटर विमान शामिल थे। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आइजोल और अन्य क्षेत्रों में 13 मार्च तक बम के गोले बरसाए। उग्रवादियों पर मशीन गनों से गोलियां भी बरसाई गईं। अब तक उग्रवादियों को समझ आ चुका था कि उन्होंने सरकार और सिस्टम को कम करके आंक लिया था। वे म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान के जंगलों में छिप गए थे। स्थानीय लोगों में बमबारी से काफ़ी दहशत थी। मिजो नेशनल फ्रंट के एक सदस्य थंगसांगा ने उन दिनों को याद करते हुए कहा कि हमारे छोटे से शहर पर अचानक शोर मचाते हुए 4 विमान उड़ने लगे। वो ऊपर से गोलियां चला रहे थे और बम गिरा रहे थे। कई भवनों में आग लगा दी गई थी और मकान टूटकर गिर रहे थे। चारों तरफ धूल फैली हुई थी और लोग इधर उधर भाग रहे थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि केंद्र सरकार अपने ही इलाके में बम गिराएगी। ग्राम परिषद के एक सदस्य राम रुवाता ने कहा, हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जो सरकार चीन के अंदर अपने विमान भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, उसने आइजोल पर बम गिराने के लिए युद्धक विमानों का इस्तेमाल किया। बमबारी से घबराए स्थानीय लोगों ने पहाड़ियों में शरण ले ली थी। पासा पलट चुका था। विद्रोहियों को तितर बितर करने के बाद सेना ने मिजोरम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। 9 मार्च 1966 को कोलकाता के अखबार हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हवाले से कहा गया कि लड़ाकू विमानों को एयर ड्रॉप और आपूर्ति के लिए भेजा गया था, बम बरसाने के लिए नहीं। हालांकि सवाल यह उठता है कि अगर राशन ही गिराना था तो इंदिरा ने फाइटर जेट क्यों भेजे? सवाल यह भी कि क्या एक प्रधानमंत्री ने अपने ही देश की जनता के खिलाफ अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया? और ये सवाल यहीं खत्म नहीं हो जाते, बल्कि उठते रहे हैं। और जैसे 10 अगस्त 2023 को संसद में पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री देश की पूर्व प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर उठाए हैं, जिस पर आज राजनीति भी हो रही है। और यह राजनीति भले ही किसी नेता के लिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है, लेकिन एक देश के लिए कभी इसे सही नहीं कहा जा सकता। देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया। गजोधर, होमवर्क कहाँ है तुम्हारा? मैम वो मेरी नोटबुक ना कुत्ते ने खा ली। ए गजोधर, चुप बेशरम, झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है? फिर से 0 मार्क्स। स्कूल में ना सब लोग मुझे गधोहर गधोहर कहकर चिढ़ाते हैं। आप प्लीज कुछ करो ना। एक काम करते हैं, तुम्हारा नाम ही बदल देते हैं। नया नाम, नई पहचान। इंदर सिंह प्रेजेंट सर। गजोदर हो या इंदर, नाम बदलने से काम नहीं बदलता। अपनी हरकतें ठीक करो पहले।
कृपया ध्यान दें, इस वीडियो का यूपीए या INDIA से कोई संबंध नहीं है। चलिए अब पूरा मामला क्या है इसे जानते हैं। दिल्ली सेवा बिल पास हो चुका है और इस बिल पर चर्चा के दौरान 5 सांसदों ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग की है। सांसदों ने आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा विधेयक के प्रस्तावित चयन समिति में उनकी सहमति के बिना उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए। सांसदों के मुताबिक राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा बिल को चयन समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में सस्मिता पात्रा, नरसिंह अमीन, थम्बी दुरई, सुधांशु त्रिवेदी और नागालैंड के राज्यसभा सांसद फांगनोन कोन्याक का नाम शामिल किया गया था। जब इसके बारे में उन सांसदों को पता चला तो वे भी अवाक रह गए। सांसदों की आपत्ति पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने मामले की जांच कराने की बात कही है। इस मामले में राघव चड्ढा के खिलाफ FIR तक दर्ज हो सकती है। राघव चड्ढा के इस फर्जीवाड़े पर गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य सांसदों ने क्या कहा, देखिए पहले ये वीडियो। जब हाउस चल रहा था उस वक्त अचानक जो रेजोल्यूशंस मूव किए जा रहे थे, तो एक रेजोल्यूशन था विच वाज बीइंग मूव्ड बाय ऑनरेबल श्री राघव चड्ढा जी, और अचानक उस रेजोल्यूशन में मेरा नाम फीचर कर रहा था। मेरे सुनने में आया तो तुरंत मैंने चेयर का ध्यान आकर्षण किया और मैंने कहा अंडर रूल 72(2) अगर मेरा नाम उस कमेटी में डाला गया है तो मेरे लिए प्रायर कंसेंट लेना चाहिए था। तो विदाउट टेकिंग प्रायर कंसेंट मेरा नाम उसमें डाला नहीं जा सकता। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीडियर्स ऑफ हाउस। तो सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं था, कई सारे सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, दूसरी पार्टियों के हैं, जिनका भी नाम ऐसे डाला गया है। राघव चड्ढा ने सिलेक्ट कमेटी में मेरा नाम रखा, मेरी कोई उससे बात नहीं हुई है, मैंने कोई साइन नहीं की है, एक गलत किया है उसने, और मैंने स्पीकर को भी बता दिया कि मेरा नाम उसने गलत रखा है। मैंने कोई सिलेक्ट कमेटी में उसको मंजूरी नहीं दी है और उस पर जरूरी एक्शन भी लेना चाहिए, वो भी हमने बता दिया है। I have raised in the before itself and give a letter to the chairman referring to the privilege committee. How my name is included, I don't know. I have not signed any document like that. Therefore, somebody may be misused my name and forgery signature would have included. Therefore, I requested the chairman of the Rajya Sabha and refer to privilege committee and take necessary action whoever misused this kind of happen. Raghav Chadha, without consulting the respective member, honorable member, he has included the names of some of the members, and one of our party members' name also has been included without consulting the member. So therefore, some of the members, including our party members, have decided to move the privilege motion against राघव चड्ढा। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया है। मान्यवर, इनका सिग्नेचर किसने किया है, ये जांच का विषय है। मान्यवर, ऐसे नहीं चलता है। मान्यवर, अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी पड़ने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जी पड़ने का मामला है। मान्यवर, ऐसा कैसे चलता है? राघव चड्ढा को जो करना था वो तो कार्य के लिए बता दूं कि यह गठजोड़ चीन के एजेंडे को बढ़ावा देने के साथ ही भारत के खिलाफ काम कर रहा था और इन सब के पीछे था पैसा, पैसा और पैसा। गद्दारों की सोच ऐसी कि लाओ जितना पैसा है लाओ, हमारा जी नहीं भरता, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदूंगा, ऐशो आराम से रहूंगा, आलीशान बंगला खरीदूंगा, और जब इससे भी जी नहीं भरेगा तो फिर इन पैसों को ही खाऊंगा, पीऊंगा और इन पैसों पर ही सोऊंगा। बस मुझे पैसा चाहिए, भले ही अपने देश की शर्तों पर ही चाहिए, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। और इन दलों के लिए चीन की तरफ से बेहिसाब फंडिंग की जा रही थी। मध्यस्थ था नेविल रॉय सिंघम। अब सुनिए किया क्या है इस भारत विरोधी गठजोड़ ने। सिंघम के ईमेल से खुलासा हुआ है कि भारत चीन सीमा पर टकराव के दौरान भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ करने और मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए साजिश रची गई थी। एक भारतीय मीडिया हाउस ने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीत पुरकायस्थ और नेविल रॉय सिंघम के बीच ईमेल के जरिए बातचीत तक पहुंचने का दावा भी किया है। मीडिया कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है, और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो
न्यूज क्लिक है सर वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं। वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं, उसके बारे में सर। दूसरा, मैं इस सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2 दिन पहले ही भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए चीन के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस और चीन एक ही गर्भनाल का हिस्सा हैं। कांग्रेस और चीन का कनेक्शन जोड़ते हुए उन्होंने न्यूज क्लिक वेबसाइट का भी जिक्र किया और कहा कि इस वेबसाइट के जरिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा, खाद, पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। भारत चीन के टकराव के बीच देश के साथ जो गद्दारी की गई, उस समय दोनों देशों के बीच टकराव पर एक नजर भी डाल लेते हैं। भारत और चीन के बीच अप्रैल 2020 में ये टकराव शुरू हुआ था, जब चीन ने विवादित LAC के पूर्वी लद्दाख और अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों के साथ मोर्चाबंदी की, जिससे गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो और गोग्रा हॉट स्प्रिंग्स जैसे इलाके में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। विवाद तब हिंसक हो गई जब 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में हुए संघर्ष में कुछ भारत के सैनिक शहीद हो गए, जबकि भारतीय सैनिकों की तुलना में काफी ज्यादा चीन के सैनिक मारे गए। ऐसा नहीं कि सिंघम पहली बार विवादों में घिरा है। इससे पहले अमेरिकी पत्रिका न्यू लाइन्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नेविल ने गैर लाभकारी संगठनों के एक नेटवर्क को लगभग $65 मिलियन दिया है। आरोपों के मुताबिक इन संगठनों ने चीन में उइगर मुस्लिमों के नसहार से इनकार किया। नवंबर 2022 में इंटेलिजेंस ऑनलाइन ने खुलासा किया कि नेविल यूक्रेन को पश्चिमी समर्थन के खिलाफ पैरवी करने वाले समूहों को गुप्त रूप से धन मुहैया करा रहा था। यह सब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के खिलाफ प्रयासों की आड़ में करने का आरोप है। अब चलिए भारत के खिलाफ एजेंडा सेटिंग की कोशिश में लगे रहने वाले नेविल रॉय के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर कौन है ये नेविल। इसका जन्म 1954 में अमेरिका में हुआ था। नेविल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। इसके बाद उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में जॉब की थी। साल 1993 में सिंघम ने थॉटवर्क्स नाम से कंपनी खोली। कुछ ही सालों में यह कंपनी दुनिया की टॉप IT कंपनियों में से एक बन गई। 2009 में नेविल रॉय सिंघम को फॉरेन पॉलिसी पत्रिका द्वारा टॉप 50 ग्लोबल थिंकर्स में स्थान दिया गया। हाल के वर्षों में नेविल रॉय सिंघम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियों में तेजी से उभरा है। उसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कट्टर समर्थक माना जाता है। नेविल ने चीनी मीडिया के प्रोपेगेंडा को बढ़ाने वाले समूहों को लाखों डॉलर डोनेट किया है। चीन के पक्ष में वैश्विक एजेंडा सेट करने के लिए नेविल ने उइगर मुस्लिमों के नसहार से भी इनकार किया है और रूसी साम्राज्यवाद की पैरवी की है। जिस कोविड महामारी के दौरान दुनिया कांप रही थी, अपने पल भर में पराये हो जा रहे थे, शरीर की कौन कहे, लोगों ने उस दौर में आत्माओं को भी नोच नोच कर खाया था। उस दौर में PM मोदी ने वो कर दिखाया जिसे आज भी दुनिया सलाम करती है। लेकिन भारत का वैश्विक फलक पर नाम बदनाम हो, PM मोदी के कामों का कहीं भी दुनिया में सराहना न मिले, यहाँ के विपक्ष को ये बुरा न लग जाए कि कोई सरकार और देश की तारीफ कर रहा है, इसके लिए 7 समंदर पार साजिशें भी हो रही थी, क्योंकि भारत को नीचा दिखाना था। न्यूज क्लिक उस दौरान PM मोदी को लेकर ये हेडिंग लगा रहा था। उस दौरान
कोविड-19 महामारी के दौरान चीन का बचाव करने का आदेश मिल रहा था। भारत में किसानों के विरोध का समर्थन करने की बात कही जा रही थी। भारतीय कम्युनिस्टों का सहयोग करने का संदेश दिया जा रहा था। भारत चीन सीमा संघर्ष पर चीन का बचाव करने की बात कही जा रही थी। और ये सब चारों की टोली में यदि हाहाकार हो तो समझ लो देश का राजा महान और चरित्रवान है और देश प्रगति पथ पर तीव्र गति से अग्रसर है। आपके दिल में भी सरकार और सिस्टम के खिलाफ रोष है तो जनाक्रोश के माध्यम से आप भी सरकार और सिस्टम तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया। आज क्लिक इंडिया के प्लेटफॉर्म से हम एक पॉडकास्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक होगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में हम कोशिश करेंगे कि हर एस्पेक्ट को कवर करें, जैसे कि रिसर्च, मेडिसिन, स्टेरॉइड्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, डाइट्स, थेरेपी, व्हाट ऑल इज़ गुड फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके ऊपर हम इस पॉडकास्ट में बात करते रहेंगे। जैसे जैसे क्वेरीज आती रहेंगी उनके आंसर्स भी हम देते रहेंगे। इससे पहले कि अपन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक संस्था जिसने कि पिछले 30 वर्षों से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर काम किया है, उसका जन्म कैसे हुआ, किस तरह से काम करना शुरू किया और क्या क्या ये संस्था आज तक करती रही है। तो हुआ यूं कि डॉक्टर आर जनार्दन राव, जो कि मछलीपट्टनम हैदराबाद में रहते थे, उनकी एक मैगज़ीन हम लोगों को मिली सोलन में। उस मैगज़ीन में बहुत सारी क्वेरीज हमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिलेटेड सॉल्व होती दिखाई दी। डॉक्टर राव एजुकेटेड दिखाई दिए। उनका खुद का बेटा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित था। उनका दूसरा बेटा अमेरिका में रहता था, जो कि उनको सारी अपडेट्स भेजता था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लोग किस तरह से जीवन जीते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं। तो उन्होंने वो हमारा भी उनके साथ पत्र व्यवहार शुरू हो गया और पत्र व्यवहार हुआ इनलैंड लेटर्स के माध्यम से। उस वक्त ना तो ईमेल्स हुआ करते थे, न ही कोई इंटरनेट फैसिलिटीज़ थी कि हम कहीं से कोई नॉलेज गेन कर सकें। डॉक्टर राव से ही सारी नॉलेज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की मिलती रही। करते करते 1992 में डॉक्टर आर जनार्दन राव एक फंड रेजिंग प्रोग्राम के लिए शिमला आए और इसी बीच उन्होंने सोलन आने का कार्यक्रम बनाया और संस्था की शुरुआत 1992 में की। संस्था के मेंबर्स उन सबको बनाया गया जो कि सोलन शहर के प्रबुद्ध लोग थे, बहुत अच्छे से सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए थे और जो कि चाहते थे दिल से समाज के लिए कुछ करना। इसमें कुछ लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से थे, कुछ बिजनेस कम्युनिटी के थे और कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड के थे। तो इस तरह से संस्था के मेंबर्स का चुनाव किया गया और संस्था को 1995 में रजिस्टर करवाया गया। अब जब संस्था बन गई तो भी संस्था के मेंबर्स को ये मालूम नहीं था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या करना चाहिए, किस तरह से लोगों को जोड़े और हम क्या काम करें। तो उसी वक्त क्या हुआ कि अखबार में एक न्यूज़ आई डॉक्टर जे.के. ग्रोवर, जो कि जिन्होंने क्लेम किया कि वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को क्योर कर रही हैं, विच वॉज अ बिग न्यूज़। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कम्युनिटी में तहलका सा मच गया। बहुत लोग एम्स जाने लगे, जो लोग हमसे कनेक्टेड थे वो भी जाने लगे। डॉक्टर राव ने नॉर्थ इंडिया का डेटा हमसे शेयर किया था, जो कि उस ज़माने में 1992 में 400 लोगों का था। हमने नॉर्थ इंडिया के काफ़ी लोगों को चिट्ठियाँ लिखनी शुरू करी थी, उनसे पत्र व्यवहार के माध्यम से जुड़ने लगे थे। सभी को बताया गया कि एम्स में इस तरह का इलाज निकला है। इससे पहले लोग पर्सनली किसी को एक दूसरे के साथ मिले नहीं थे,
एम्स में एक ये भी जाने का वजह थी कि एक दूसरे से मिला भी जाएगा। वहाँ जाके मालूम पड़ा कि वो एक पाउडर देती हैं वाइट एक पुड़िया में, और साथ में पेठे का जूस देती हैं। बाद में मालूम पड़ा कि देवर स्टेरॉइड्स, और पेठे का जूस उसके साइड इफ़ेक्ट्स को काउंटर करने के लिए दिया जा रहा था। पर हुआ ये कि बहुत सारे लोग जो एम्स में मिले वो सब वापस भी जुड़ना चाहते थे। तो 1995 में ही डॉक्टर ग्रोवर को सोलन शहर में एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनाकर इनवाइट किया गया, और हम चाहते थे कि सब लोग उनसे फ़र्स्ट हैंड मिले जो क्लेम कर रही हैं, और फर्स्ट हैंड उनसे बातचीत करें। तो इस वक्त खूब सारे लोग, करीब 50 लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इस तरह से इकट्ठे हुए। इलाज तो खैर नहीं हो पाया बिकॉज इलाज था नहीं, पर ये हुआ कि लोग जुड़ गए। और उसके बाद उस 3 दिन में जो वो सोलन आए तो उनको शहर घुमाया भी गया, शहर के आसपास की जगह भी घुमाई गई, उनको अच्छा खाना पीना रहना भी दिया गया, और खूब अच्छे से उनकी एंटरटेनमेंट भी की गई। तो सबको बहुत अच्छा लगा। एक तो अपने घरों से पहली बार निकले थे, और दूसरा ये कि इतनी केयर, इतना प्यार, इतना अपनापन कहीं मिला ही नहीं था कभी। अगले साल फिर से वो क्वेरीज आने लगी कि वो जो पिछले साल हुआ था वो गैदरिंग क्या इस साल नहीं होगी। तो संस्था के ऊपर एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि भाई ये अगर इसमें मज़ा आ रहा है सबको, इलाज तो कुछ है नहीं, तो क्यों ना गेट टुगेदर की जाए, क्यों ना पिकनिक की जाए और सभी को बुलाया जाए। इस तरह से संस्था का पिकनिक वाला कार्यक्रम वंस इन अ ईयर एक एनुअल कैंप के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। सोलन की पेरिफ्री में जगह ढूंढी जाती थी हर बार। कभी साधु पुल, गिरी पुल, खैरी पुल, ये सब जगह ऐसी थी जहाँ पर नदी थी, पानी था, बड़े ग्राउंड्स थे, और कभी आर्मी की मदद से, कभी किसी की मदद से, कभी वॉलंटियर्स, कभी स्कूल्स, कॉलेजेस और सोलन शहर के वॉलंटियर्स सबको जोड़कर कैंप किया जाता था। नॉनी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी बहुत बड़ा रोल रहा। तो उस कैंप में होता था कि 2 या 3 दिन का स्टे, खूब सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, आउटिंग्स और बहुत अच्छा इंटरेक्शन। सब अपने बारे में बताना चाहते थे, सब जानना चाहते थे, और सभी घर से बाहर निकलकर एक कंफर्टेबल स्टे लेना चाहते थे। इस तरह से एक एनुअल कैंप की शुरुआत करते करते 2003 में संस्था, उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी हेल्पफुल होती है, ये वाली बात किसी को भी नहीं मालूम थी। जिन डॉक्टर्स से मिलते थे, जितने भी पेरेंट्स हमें मिलते थे, सभी बोलते थे कि हमें नहीं मालूम कि किस चीज़ से मदद मिलेगी। हमारे कैंप्स में फिजियोथेरेपी का सेशन भी रहने लगा। लोगों को पूरा एजुकेट किया जाता था कि क्या क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और ये जो 3 दिन होते थे, ये पूरा एनवायरनमेंट जिस जगह पे ठहराया जाता था उस जगह को एक्सेसिबल बनाया जाता था। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती थी कि लोग बहुत अच्छा महसूस करते थे कि व्हीलचेयर पे हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं। तो ये तो रही संस्था की बात, पर मैं इससे पहले जैसे मैंने व्हीलचेयर का नाम लिया तो मैं बताना चाहूँगी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती क्या है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक लगातार बढ़ते रहने वाला एक कंडीशन है, एक स्थिति है, एक हेल्थ कंडीशन है, जिसमें कि इंसान धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों की क्षमता खोता चला जाता है, और वो इस कदर कमज़ोर पड़ जाती हैं कि इंसान अपना भार स्वयं उठा नहीं पाता।
अपना बैलेंस चलते हुए नहीं बना पाता। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में धीरे धीरे इंसान को चलने के लिए व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है, या फिर किसी और को पकड़ के, या फिर किसी स्टिक का या वॉकर का, इस तरह से भी रहता है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम चलने में बैलेंसिंग की होती है। सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत, चेयर से खड़े होने में परेशानी, स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठने के बाद उठने में परेशानी, धीरे धीरे करके उठना, किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़े होना, ये सब सिम्टम्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रहते हैं। और अगर कहीं थोड़ा सा भी पेबल आ गया, छोटा सा कंकड़ आ गया पैर के नीचे, तो फ्री फॉल होता है, बहुत बुरी तरह से इंसान गिर जाता है, और अगर गिर जाए तो फिर उठने में परेशानी। तो ये सभी परेशानियाँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सिम्टम्स में दिखाई देती हैं। होता ये है कि कई बार एक परिवार में एक से ज़्यादा लोगों को भी हो जाती है, और जब एक से ज़्यादा लोगों को हो गई तो आप सोचिए माँ बाप की क्या कंडीशन रहती है। और फिर एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी चीज़ जिसका कि कोई इलाज नहीं है, जिसका परमानेंट क्योर नहीं है। फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, योग, प्राणायाम, इन सब के साथ इसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, इसको काफ़ी हद तक स्लो डाउन किया जा सकता है, परंतु पूरी तरह से इस आनुवांशिक रोग को ठीक नहीं कर सकते। जादू वही जो सर चढ़कर बोले, और फुटबॉल का हो तो कहना ही क्या। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फुटबॉल के विश्व कप का खुमार जोरों पर है। फ्रांस ने योगेनी ली सोमर के 2 गोल की बदौलत मोरक्को को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। फ्रांस की ओर से सबसे अधिक गोल दागने वाले योगेनी ने मैच के 23वें और 17वें मिनट में गोल किए। फ्रांस ने मैच में शानदार शुरुआत की और एडिलेड के हिंड मार्श स्टेडियम में 23 मिनट तक ही कादियातो डियानी, किंजा डेली और योगेनी के गोल की मदद से 3-0 से बढ़त हासिल कर ली। योगेनी ने दूसरे हाफ में एक और गोल दागा और फ्रांस को 4-0 से जिता दिया और मोरक्को का टूर्नामेंट में सफर खत्म किया। फ्रांसीसी टीम पहली बार साल 2003 में विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में सफल हुई थी। साल 2011 में टीम चौथे स्थान पर रही थी और ये उनका अब तक का सबसे बेहतरीन सफर है। फ्रांस की भिड़ंत अब क्वार्टर फाइनल में 12 अगस्त शनिवार को दोपहर 12:30 बजे ब्रिस्बेन में सह मेजबान ऑस्ट्रेलिया से होगी। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में डेनमार्क को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। फैंस खुशी से झूम उठे जब कैटलिन फोर्ड ने मैच के 29वें मिनट में और हेले रासो के 70वें मिनट में गोल ने मुकाबले को एक तरफा कर दिया था। स्टार स्ट्राइकर सेम केयर हाल ही में पिंडली की चोट से उभरी हैं और उनका टूर्नामेंट में खेलना ऑस्ट्रेलियाई फैंस के लिए राहत की बात है। स्टेडियम में 75,000 से ज्यादा की भीड़ के सामने जब केयर ने 80वें मिनट में प्रवेश किया स्टेडियम में, तब मटिल्डास ने पहले ही खुद को अंतिम 8 के लिए तैयार कर लिया था। और आइए बात करते हैं उन 2 और टीमों की जो क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई हैं। स्टार खिलाड़ी लारेन जेम्स रेड कार्ड के कारण मैच में नहीं थी, तब भी इंग्लैंड ने यहां नाइजीरिया को पेनल्टी शूटआउट में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दोनों के बीच मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी गोललेस था। नाइजीरिया के पास पहली बार नॉकआउट मुकाबला जीतने का मौका था, लेकिन यूरोपीय चैंपियन इंग्लैंड ने पेनल्टी किक में 4-2 से जीत दर्ज की। और वहीं एक अन्य मुकाबले में कप्तान कैटलिना उस्मे ने एकमात्र गोल किया और जिसके दम पर कोलंबिया ने मंगलवार को जमैका को 1-0 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। कोलंबिया दूसरी बार इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है। पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ और दूसरे हाफ में गोल की शुरुआत कोलंबिया ने की। उसमें ने 52वें मिनट में बॉक्स के अंदर अन्ना गुजमैन के पास शानदार गोल किया, जिससे कोलंबिया मैच में 1-0 से आगे हो गया। और इसके बाद कोलंबिया की किशोरी लिंडा कैसिडो को गोल करने के कुछ और मौके मिले, लेकिन गोल करने में कामयाबी उसे नहीं मिली। कोलंबिया ने अपनी इस बढ़त का बचाव करते हुए अगले दौर में जगह पक्की की, यानी कि वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। ये पहला अवसर है जब कोलंबिया ने प्रतियोगिता के अंतिम 8 में प्रवेश किया है। इस टूर्नामेंट में कोलंबिया ने जमैका के खिलाफ पहली बार गोल भी दागा है और कोलंबिया की टीम इससे पहले 2015 में भी अंतिम 8 में पहुंची थी।
लेकिन तब अमेरिका ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया था। अब 12 अगस्त शनिवार शाम 4 बजे क्वार्टर फाइनल की टक्कर कोलंबिया और इंग्लैंड के बीच होगी। खेल की ताज़ा खबरें और फीफा की ताज़ा जानकारी के लिए आप देखते रहिए क्लिक इंडिया। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। आज हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान मौजूद है आयुर्वेद आचार्य शाइस्ता आयुब खान। मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिटनेस को लेकर लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम एक चर्चा लेकर आए हैं जिसमें हम करेंगे डाइट को लेकर। हमारी भागती दौड़ की जिंदगी इतनी व्यस्त है मैम, वो आपने भी देखा होगा, लोग कितना ज्यादा व्यस्त रहते हैं अपनी जिंदगी में, जो अपनी फिटनेस के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो आज हम बेसिकली आयुर्वेद को लेकर बात करेंगे। एक आयुर्वेद हमें डाइट को लेकर, हमारी आम जिंदगी में हम कौन सी डाइट को फॉलो करके हमेशा फिट रह सकते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लिक इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी। मैम, मेरा पहला सवाल तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप आयुर्वेद आचार्य कैसे बनी और आपने इस प्रोफेशन को कैसे चुना? जो मोटिवेशन है मुझे मेरे फादर से मिली और मेरे दादाजी, क्योंकि उनको जड़ी बूटियों का और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था और वो काफ़ी सारी जो एक वेलनेस के लिए काम किया करते थे, हकीम साहब थे। तो ऑफ कोर्स उनसे मुझे बचपन से ही वो एक खुशबू, लोगों को बदबू लगती है खैर, लेकिन मुझे वो खुशबू लगती थी, अच्छी लगती थी मुझे वो स्मेल। कई बार वो दवाई बना रहे होते थे तो एक, आजकल तो मुझे नहीं मालूम, बट एक 26 किलो का हवन दस्ता हुआ करता था, मॉडल पेस्टर जिसको कहा जाता है, उसमें दवाइयाँ कूटी जाती थी। तो वो मैं भी बैठ जाया करती थी, मुझे भी करना है। तो एक होता ना कि जैसा आप जिस माहौल में पले बड़े होते हैं, आपको वही चीज़ करने का फिर शौक आता है कि हम भी करें। तो मेरा सच में बहुत मन था कि आयुर्वेद, क्योंकि मुझे एक चीज़ बचपन से मुझे दिमाग में थी कि इसका एक साइड इफेक्ट नहीं है, आपका कोई मेजर ऑर्गन डैमेज नहीं करती अगर आपको सही ज्ञान है तो। क्योंकि आयुर्वेद भी अभिशाप है उनके लिए जिनको ज्ञान नहीं है, लेकिन अमृत है उनके लिए जो ज्ञान रखते हैं। तो मैम, आपने बताया कि ज्ञान रखते हैं उनके लिए अमृत है। तो हमें ये बताइए कि हमारे जीवन में आयुर्वेद का महत्व क्या है और आयुर्वेद का गुरु मंत्र क्या है? आयुर्वेद का महत्व, मैं कहती हूँ हर व्यक्ति आज के दौर में नहीं, पहले से ही, शुरू से ही आयुर्वेद से घिरा हुआ है। जो श्वास हम लोग ले रहे हैं, सांस लेते हैं ना, क्या है वो? आयुर्वेदिक पंच महाभूत का एक पार्ट है। प्राण ऊर्जा के बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी कैसे सकते हैं? अगर आप सांस नहीं लेंगे तो क्या आप जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपके शरीर में अर्थ एलिमेंट नहीं होगा तो आप कैसे, स्ट्रक्चर कैसा होगा? अगर जल तत्व ना हो, अगर हम पानी पीने को ना मिले, खाना खाने को ना मिले, तो क्या हम सरवाइव कर सकते? तो आयुर्वेद से तो हम घिरे हुए हैं। आयुर्वेद के बिना हम कल्पना कैसे कर सकते हैं अपने जीवन की? तो ये तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि 5000 साल पुराना है, मैं ऐसा नहीं मानती। जब से दुनिया शुरू हुई है तब से आयुर्वेद हमारे साथ है। हमें जब हम लोग इसको स्टडी कर रहे थे तो हमें बताया गया था कि ब्रह्मा जी ने इसका स्मरण किया। स्मरण आप उसी का कर सकते हैं जो पहले से मौजूद हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आयुर्वेद को आप 5000 साल पहले मत बोला कीजिए। ये तो जब से मानवता की शुरुआत हुई है संसार में, सृष्टि में, तब से आयुर्वेद हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल मैम, एक फिटनेस के लिए एक व्यक्ति को कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए जिससे वो फिट रह सके? ये थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप कभी भी एक लाइन में या एक पैराग्राफ में डिफाइन नहीं कर पाएंगे। रीजन बहुत सिंपल है। आयुर्वेद वात, पित्त और कफ की प्रकृति पर काम करता है। सबसे पहले तो नाड़ी परीक्षण करके हमें ये देखना पड़ता है कि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति रोगी हमारे पास आया है, कौन सा दोष उसके शरीर में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपका नाड़ी परीक्षण करती हूँ इस समय, मान लीजिए कि वात बढ़ा हुआ है, तो मुझे जो डाइट आपको प्रेफर करनी पड़ेगी वो उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। मैं रैंडम डाइट चार्ट बना के नहीं रख सकती कि एक डाइट चार्ट और मैं सबको फॉरवर्ड कर दूँ। दैट्स सिंपली इम्पॉसिबल फॉर मी। मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो पेशेंट है क्या उस समय उस पर क्या चीज़ काम कर रही है, उसके शरीर में क्या रोग है, क्या उसके शरीर में बिगड़ा है। ठीक,
क्योंकि करना क्या पड़ता है, वात पित्त कफ तो देखना ही पड़ता है, 5 एलिमेंट्स भी देखने पड़ते हैं कि कौन सा अग्नि तत्व बिगड़ा है, जल तत्व बिगड़ा है, वायु तत्व बिगड़ा हुआ है, क्या बिगड़ा क्या है उसके शरीर के अंदर। ये चीज बहुत ज्यादा महत्व करती है अगर हम रैंडमली इलाज करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद का एक टॉपिक होता है इसमें, जिसे हम कहते हैं दशाविधा परीक्षण। दशाविधा परीक्षण यानी 10 चीजों को डायग्नोस करके हम एक डाइट चार्ट बनाते हैं। बहुत ज्यादा टफ भी होता है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो मैम ये तो चलो बहुत मेहनत वाला काम हो गया, बहुत मेहनत ये बड़ा डीप में चला जाएगा। यस, आपकी नजर में फिटनेस के मायने क्या है? मैं आपको आयुर्वेद के रेफरेंस से समझाती हूँ, ठीक है। सम दोषा सम अग्निशा सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मीयन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। सम दोषा जिसके दोष बैलेंस हो, सम अग्निश्चा जिसकी अग्नि जो अग्नि है, फायर है, डाइजेस्टिव फायर है, वो प्रॉपर वर्क कर रही है। सम धातु 7 धातुएं होती हैं हमारे शरीर में, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, वो बैलेंस होना चाहिए। मल क्रिया जो आपका मल है, आपका स्टूल है, आपका यूरिन है, वो प्रॉपर वे में डिस्पोज होना चाहिए, निकलना चाहिए। ये पहली जो लाइन थी श्लोक की, उसका अर्थ है। देन प्रसन्न आत्मीय इंद्रिय मन, अगर आपका मन आपकी इंद्रिया प्रसन्न नहीं है, आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं? दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्वस्थ इत्यभिधीयते, वो व्यक्ति स्वस्थ या स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। ये इसकी लाइन के श्लोक के मीनिंग है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इन क्राइटेरिया को आप मैच करते हैं तो आप स्वस्थ हैं। मैम और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अच्छा करने? मैं वो भी बताती हूँ आपको। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप एक चीज बताइए मुझे, मैं बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। थायराइड, पीसीओडी, आजकल आप देख रहे हैं हर 5 में से 3 महिलाओं को पीसीओडी है। थायराइड पुरुषों में भी महिलाओं में भी। टीएसएच लेवल बहुत बड़ा हुआ होता है मैम, और शुगर भी आ रहा है। शुगर लेवल तो हर बात ही क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। डायबिटीज, ये है क्या? बताइए आप मुझे क्या बताना चाहेंगे कि क्या चीजें, बीमारियां हैं, ये क्या है? मैम बीमारियां हैं। बीमारियां हैं, मैं बीमारी नहीं मानती, मैं कहती हूँ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर हम थोड़ा सा 25 साल पीछे चले जाए ना शुगर पेशेंट थे इतने, ना पीसीओडी थी, ना थायराइड था, ना ओबेसिटी थी, ना हार्ट अटैक के इतने केसेस थे। या अचानक से क्या एकदम लहर दौड़ पड़ी है। मैंने अपनी नानी दादी, मेरी मम्मा को कभी भी ये बीमारियां नहीं हुई। शायद आपकी मम्मी को भी ये समस्या नहीं होगी, आपकी दादी नानी को कभी पीसीओडी थायराइड तो आप वर्ड ही भूल जाइए, पुराने जमाने में थे ही नहीं है। ये अब डायग्नोसिस क्यों हो रहा है? हमें पसंद है पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, हमें सुबह देर तक सोना है, हमें रात तक अपने मोबाइल में लगे रहना है, हमें खाना भी लेट खाना है। और आजकल देखिए, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, किसी प्रोफेशन को, लेकिन आप ये देखिए ना कि जंक फूड तो अगली गली में ही मिल रहा है। आप यहाँ से बाहर जाइए, मेरे क्लिनिक से 10 आउटलेट खुले हुए। ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनेंगे, विष या अमृत। अगर आप बाहर निकलते ही एक दुकान है वहां पे जूस मिल रहा है, एक दुकान है जहाँ पे मोमोज और जंक फूड मिल रहा है, क्या चुनना चाहेंगे आप? अगर आपको मंचिंग या क्रेविंग्स करनी है, आप जाएंगे जंक फूड की तरफ। लेकिन अगर आपका ध्यान होगा कि मुझे अपनी पहले हेल्थ का ध्यान रखना, मैं अपने शरीर में कचरा तो नहीं डाल रहा, तो आप जाएंगे जूस कॉर्नर की तरफ। फिर भी मैं यही प्रेफर करती हूँ कि घर में ही करके अगर आप बना सकते हैं, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमेशा मैं जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनके डाइट चार्ट्स फॉलो करती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि ऐसे कर लीजिए। और यकीन मानिएगा, आयुर्वेद को पता नहीं लोगों ने क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। इतना सिंपल है कि कोई भी इसको फॉलो कर सकता है, बहुत आसानी से, बहुत ईजी है। मैम जब मैं आपके पास आ रहा था इंटरव्यू के लिए, उससे पहले मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मैंने आपकी वीडियोस देखी थी सोशल मीडिया पर। आप काफ़ी अच्छे टिप्स देती है सोशल मीडिया पे। तो मैम मेरा एक सवाल है आपसे कि आज के टाइम में लोग बहुत सारी टिप्स दे रहे हैं, हर कोई अलग अलग मुद्दों पे टिप्स देता है। अगर बेसिकली देखा जाए तो फिटनेस पे सबसे ज़्यादा टिप्स दे रहे हैं। तो मैम इसके बारे में आप कहेंगे कि असली जानकारी हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे समाज के आज के टाइम में है, मुझे ऐसा लगता है। ये आपने बहुत सही सवाल उठाया है, क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ। यकीन मानिएगा, यूट्यूब चैनल पे आप, हम सभी देखते हैं, ठीक है ना, सोशल मीडिया हम सभी देखते हैं। आप जरा वो थंबनेल देखा कीजिए, जिसमें एक पतला व्यक्ति और मोटा व्यक्ति दिखाया जाता है कि रातों रात
चर्बी पिघल के बाहर आ जाएगी, कैसे पॉसिबल है? लेकिन जो लोग नहीं जानते, अज्ञानतावश ही वो उस पे क्लिक करते हैं, देखना चाहते हैं, मैं भी देखती हूँ, तो उसमें नुस्खा बताया जाता है कि आप इतनी दालचीनी डाल लीजिए, इतना आप जीरा पाउडर ले लीजिए, इतनी काली जीरी ले लीजिए। भाई ये सारी गरम जड़ी बूटियां हैं। चलिए एक बार को मैं कफ प्रकृति के व्यक्ति को मैं एक बार मान लूं, वो बर्दाश्त कर पाएगा। व्हाट अबाउट जिसकी पित्त प्रकृति बड़ी, उसको तो पाइल्स हो जाएगी, उसको तो आंतों में अल्सर हो जाएंगे, वो किस तरीके से बचा पाएगा इन सारी जड़ी बूटियों को, इन सारी चीजों को? तो मुझे तो लगता है कि देखिए, सामने वाला अपना कंटेंट शेयर करेगा, भाई उसको करना है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप, मैं नहीं कहती कि आप मत फॉलो कीजिए, कुछ लोग बहुत अच्छा कंटेंट शेयर कर रहे हैं, मैंने बाकी मैं अप्रिशिएट करती हूँ मैं, लेकिन जब भी आप इस तरह के नुस्खे अपने ऊपर अप्लाई करें तो अपने नजदीकी डॉक्टर, या अगर आयुर्वेदिक नुस्खा है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, वो आपको गलत राय कभी नहीं देंगे। लोग पता है कहाँ मात खाते हैं कि वो सोचते हैं फीस ना देनी पड़े। देखिए, जो इंसान अपने जो व्यवसाय है उनका, वो अपनी फीस के लिए तो वहाँ बैठे हुए हैं ना। तो जब आप हालात बिगाड़ने के बाद जाओगे उन्हीं डॉक्टर के पास, तो पहले जाके एक बार सलाह कर लो, मैं सोचती हूँ वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने पूरा बताया कि जैसे कि आप गर्म चीज खा लेंगे मिलाकर उसमें, तो मैम आपके हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से कौन कौन सी चीजों को नहीं मिलाना चाहिए? ये बड़ा लंबा चैप्टर है। अगर आप विरुद्ध आहार की बात कर रहे हैं, आप विरुद्ध आहार की ही बात कर रहे हैं, तो 22 प्रकार का विरुद्ध आहार बताया गया है, जो देश के अनुसार, ऋतु के अनुसार, शरीर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार इतना है कि अगर मैं बताने बैठूंगी मुझे बहुत टाइम चाहिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। थोड़ी बहुत चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो कि ज्यादातर हम लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में गलती हो रही है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मिसाल के तौर पे बनाना शेक, मैंगो शेक किस किस को पसंद है? सभी को पसंद है, कोई मना नहीं करेगा। जो मिल्क हम लोग यूज करते हैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता है, या तो गाय का दूध होगा या फिर भैंस का, राइट। एनिमल बेस्ड प्रोटीन में किसी भी तरह का फल मिलाने के लिए मना किया गया है, लेकिन हम लोग बनाना शेक और मैंगो शेक बहुत ही शौक से पीते हैं। इवन अगर मैं एक वीडियो डाल दूं ना, अगर इस तरीके की कोई बना के, तो बड़े नेगेटिव कमेंट्स आएंगे नीचे कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, हम तो बचपन से पी रहे हैं, हम तो 20 साल हो गए, हमें तो 25 साल हो गए, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो अब आप सोचेंगे मैम अगर ये नहीं, वाकई में कुछ लोगों को नहीं होता कुछ, पता है क्यों? कि उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है, उन पर विरुद्ध आहार काम ही नहीं करता। मैम आपने बताया था ना कि जो आयुर्वेद का जो डाइट का जो पूरा प्लान होता है वो वात, पित्त और कफ पर निर्भर करता है। कि मैम इसको थोड़ा सा एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, और उसके बाद ये भी बता दीजिए कि आप इसका ये काम कैसे करता है पूरे, इसको बता दीजिए कि हमारे कई दर्शकों को नहीं पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले वात के बारे में अगर हम बात करें तो वात को अगर हम सरल शब्दों में, जैसे थोड़ा सा अगर आप विलेज एरिया में इस पार्ट में जाते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग है वो कहते हैं बाय का दर्द, बादी का दर्द, ठीक है, तो उसको वात कहा जाता है। तो ये जोड़ों का दर्द, ये ऑर्थराइटिस हो गया या बाकी चीजें हो गई, तो इनमें सिंपल सी एक चीज है, क्या चीजें मना की जाती है? बादी चीजें मना की जाती हैं, जैसे कि राजमा, कड़ी चावल, उड़द की दाल, ठीक है, ये चीजें जो आपके दर्द को बढ़ाएंगी। भिंडी हो गई, ये आप किसी वात वाले व्यक्ति को खिला दीजिए, वो अपने या तो घुटने पकड़ेगा या कमर पकड़ेगा या उसके टखनों में दर्द होगा, कहीं ना कहीं दर्द हो जाएगा। इन चीजों का अगर आप परहेज रखें, अगर आप वात प्रकृति के हैं तो। बट सवाल फिर वही आ जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस प्रकृति में। मैं बताती हूँ, जिस व्यक्ति का शरीर बहुत पतला दुबला होता है और जिनका मल या स्टूल जो है बहुत ज्यादा हार्ड आता है, वो वात प्रकृति के होते हैं, उनको इन चीजों से परहेज करना चाहिए। उसी प्रकार अगर मैं पित्त प्रकृति की बात करूं तो पित्त प्रकृति वाले सुडौल शरीर के होते हैं और इनको खाने में तीखी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, चटपटी चीजें इस तरीके की, जैसे समझ रहे हैं ना आप, चाट पकौड़ी एंड ऑल दैट। तो इन लोगों को क्या है, इनका मल कभी भी बंधा हुआ नहीं आता, इनका मल पतला आता है। और अब काफी लोग ये बताते हैं कि जलन सी महसूस होती है स्टूल करने के बाद, ये तो तब होता है जब बहुत बिगाड़ कर लेते हैं वो पित्त में। तो आपको पित्त को हम सिंपल सा कनेक्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, जो हमारे जितने मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनके साथ। तो आपको पता है ना कि अगर आपका पित्त एक्सेस है तो आपको ऐसी चीजें नहीं खानी है जो हाजमा बिगाड़े। आप तली हुई चीजें मत खाइए बहुत ज्यादा, आप बहुत स्पाइसी फूड मत खाइए। अगर इन चीजों का परहेज रखेंगे पित्त आपका शांत रहेगा। आपको मिर्चें नहीं खानी है, ये चीज मैं कहना चाहूंगी।
अब आते हैं कफ प्रकृति वाले। कफ प्रकृति वाले देखने में थोड़ा चबी होते हैं, हेल्दी होते हैं। इनको मीठा और तरल पदार्थ ज्यादा पसंद होते हैं। तरल मीन्स लिक्विड ज्यादा कंज्यूम करते हैं ये। जैसे कि अगर कोई मुझसे कहेगा कि आपको लस्सी पीनी है, तो मैं मुश्किल से आधा गिलास भी कंज्यूम नहीं कर पाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। आप एक कफ प्रकृति वाले से पूछिए, वो कहेगा एक पिया है, दूसरा और है, बचा हुआ है क्या, वो मेरे लिए रख देना। वो दूसरा और तीसरा गिलास भी कंज्यूम कर लेगा। वो उसकी बॉडी मांग रही है, क्यों? क्योंकि शरीर में जल तत्व बढ़ा हुआ है, और जल तत्व बढ़ा हुआ है तो वो चीज कंज्यूम करेगी। तो उन लोगों को थोड़ा मीठा और इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जितना वो कंज्यूम करेंगे उतना कफ प्रकृति को बढ़ावा देंगे। मैम आपने एक चीज देखी होगी कि कुछ लोग कहते हैं कि हम इतना खा लेते हैं हमारी बॉडी पे लगता नहीं, और कुछ कहते हैं कि हम हवा भी खा रहे, पानी भी पी रहे, वो भी लग रहा है। इन दो का बताइए। जिन लोगों को कह रहा है ना कि सब कुछ खा लिया, वो कितना खाते हैं बकरी की तरह, सूखते लकड़ी की तरह, है ना, वो वात वाले होते हैं। आप उन्हें कुछ खिला दीजिए, उनके शरीर में चर्बी की बड़ी अल्प मात्रा होती है। वो जितना भी खा लें, कितना भी कंज्यूम करें, उनके शरीर में नहीं लगता। वो उनका वात उस चीज को सुखा देता है। तो ये मैं तो नहीं कहूंगी गॉड गिफ्ट है, क्योंकि इतना पतला होना भी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ही सूखे हुए हैं। और आप देखिएगा उनका जो स्किन होती है और त्वचा होती है वो भी बहुत रूखी होती है। इसी में अगर हम देखें, जो कहते हैं हम हवा भी खा ले तो मोटे हो जाते हैं, वो होते हैं कफ प्रकृति वाले। कि वो बेचारे कुछ नहीं खाते, उनका नाम बदनाम होता है, पता नहीं कितना खाते होंगे। वो नहीं खाते इतना, लेकिन उनकी प्रकृति ऐसी होती है कि शरीर को बड़ी जल्दी लगता है। इवन पानी तक लग जाता है उनको। तो मैम बीमारी होती है बहुत सारी, डायबिटीज है, उसके बारे में आपने बताया कि वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, पूरा अलग उसका पैरामीटर होता है। लेकिन मेरा एक बता दीजिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, अगर एक इंसान को फिटनेस के लिए क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, ये थोड़ा सा डाइट बता दीजिए। बिल्कुल, ये तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जरूरत है इसकी जानने की सबको। सबसे पहले देखिए, मैं आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन की ही बात करती हूँ, तो मैं वही आपके साथ भी शेयर करूंगी। आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन में सबसे पहले जो बताया गया वो है ऊषा पान। ऊषा पान यानी सुबह उठ के पानी पीना। अब लोगों ने इसको बड़ा गलत तरीके से ले लिया। उन्हें लगता है कि 9 बजे उठ रहे हैं तो भी ऊषा पान है, 10 बजे उठ रहे हैं तो भी हम पानी पी रहे हैं। नहीं, ऊषा पान का अर्थ होता है कि जब सूर्य उदय होता है, जब सनराइज हो रहा है, उसके बाद जो उसकी लालिमा है, जो पूरे आपकी जगह पर फैल चुकी है, उस दौरान उस लालिमा के फैलने से पहले आप जो पानी पी रहे हैं उसे कहते हैं ऊषा पान करना। तब आप करेंगे तो आपके शरीर में अमृत का काम करेगा। अब आप सोच रहे हैं कि मैं लेट उठ के भी मैं ऊषा पान कर रहा हूँ, वो ऊषा पान नहीं है। वो मेनली आप टॉक्सिन जमा कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो वो गलत है। क्योंकि आप जानते हैं शास्त्रों में तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा गया, जिसे अमृत वेला भी कहा जाता है, कि आप 4 बजे उठ जाइए। और ये देखिए सब धर्मों में आपने देखा कि सुबह ही मंदिर में आरती क्यों होती है, सुबह ही अजान क्यों एकदम से दी जाती है। एक टाइम है, स्लॉट है, उठ जाओ। अब सूरज उठने से पहले उठ जाओ आप, और अपनी जो भी नित्य कार्य आपके दिनचर्या है उसको स्टार्ट कीजिए। इसमें आपका पेट साफ होना, आपका पानी पीना, नहाना, ये सारी चीजें काउंट होती है। फिर जब सूर्य उदय हो जाता है, फिर हम लोग जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में अगर आप, मैं यही कहूँगी, सुबह उठते ही कोई फल ना खाएं। अगर आपने कोई ऐसी चीज कंज्यूम की है, जैसे कि थोड़ा पानी पी लीजिए, या आपने जीरे का पानी पिया हुआ है, या आपने नारियल पानी पिया हुआ है, ऐसा कुछ कंज्यूम करने के बाद आप कोई भी अच्छी डाइट ले सकते हैं। इवन मैं अपनी डाइट में पराठे तक बताती हूँ मरीजों को, डिपेंड करता है वो उनको तकलीफ क्या है, ठीक है ना। तो अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, आपके साथ कोई इश्यूज नहीं चल रहा है कि आपको उठते ही दवाई लेनी पड़ रही है, तब तो आप कोई भी फल कंज्यूम कर सकते हैं, आप खा सकते हैं उसको, या आपको एक पराठा बना लीजिए, ठीक है। कोशिश करें पराठा खा रहे हैं तो चाय का सेवन ना करें, उससे आपके दोष जो है वो कुपित होते हैं, बहुत ज्यादा कुपित हो जाते हैं। तो वो नमकीन और मीठा कभी भी मिक्स ना करें, वो खराब करेगा ही करेगा आपके शरीर को, ठीक। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे कि पोहा हो गया, बेसन का चीला हो गया, ये हल्की हल्की चीजें। और कोशिश करें कि शुद्ध देसी घी में बनाएं, रिफाइंड ऑयल का सेवन ना करें, मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगी। अगर शुद्ध देसी घी नहीं है, मूंगफली का तेल लें, ठीक है, वो भी नहीं है तो सरसों का तेल लें, तिल का तेल सारा ब्रेकफास्ट हो गया। लेना जो है आपको, वो सारे ऐसे ऑयल्स लेने हैं जो आपको कोल्हू से मिल सकते हैं। रिफाइंड ऑयल प्लीज आप नहीं, मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं। मैम आफ्टरनून मील, उसमें मील में क्या खाए? जैसे कि अब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया तो उसके 2 घंटे बाद
आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। सीजनल फ्रूट जो आपको करीब की ठेलों पर जो सब्जी वाले या फ्रूट वाले वेंडर्स होते हैं जो बेच रहे हैं, दैट इज सीजनल फ्रूट। सीजनल फ्रूट देखिए, अब कुछ लोग क्या है, कुछ फैंसी डाइट ज्यादा आप जानते हैं फॉलो करते हैं। मैं एक चीज कहती हूँ, हमेशा देश के अनुसार, वही वृद्ध आहार वाली बात आ गई, देश क्या कह रहा है आपका, आपके देश में क्या उग रहा है। नॉर्थ इंडिया में, आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो क्या यहाँ पे क्या मिल रहा है। इस वक्त सेब का सीजन है, नाशपाती मिल रही है, बब्बू गोशा मिल रहा है। इस सीजन में जितना खा सकते हैं खाइए। फिर उसके बाद जो वैक्स वाला सेब आएगा वो किसी काम का नहीं है, ना ही आपको कोई फायदा पहुंचाएगा। ओके। तो सीजन के अकॉर्डिंग ही खाइए। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही आप बाहर निकलते ठेलों पे आपको सेब दिख जाएंगे और बड़े रसीले सेब मिल रहे हैं, नाशपाती मिलती है, बब्बू गोशा मिलता है। जितना कंज्यूम कर सकते हैं करिए, आपको फायदा ही देगा। ओके। और मैम ये जो खाने का बताते हैं डिनर इतने बजे से कर लेना चाहिए, जी जी बिल्कुल, क्वालिटी क्या होनी चाहिए वो भी बताना चाहूंगी मैं। एक जब आप ये मैंने मिड डे स्नैक बताया आपको या फूड बताया है, उसके बाद लंच आप जो भी आप करना चाहें, देखिए सेम वही चीज है, या तो आपका होना चाहिए सात्विक या होना चाहिए राजसिक। तामसिक तो खैर खाने ना ही खाएं तो बेहतर रहेगा, अगर ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है। अब बात करते हैं ये, क्योंकि इस पे बड़ी बहस हुई थी इस बात पे जो आप मुझे कह रहे हैं कि डिनर कब तक कर लेना चाहिए। डिनर का जो सही समय वो है सूर्यास्त से पहले पहले का। अब कौन 6:30 बजे डिनर करेगा, हाँ दोबारा भूख लग जाएगी, दोबारा भूख लग जाएगी। लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि सूर्यास्त के बाद एक आरती करते हैं, शाम की संध्या आरती होती है या नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद सोना हुआ करता कि सो जाया करता था। पहले जमाने में इंस्टाग्राम वगैरह थोड़ी था या टीवी पे नेटफ्लिक्स थोड़ी ना देखना होता था, तब तो इंसान को सोना होता था क्योंकि उसे 3-4 बजे उठना होता था। तो 7 बजे वो सोएगा ही सोएगा, अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करके वो उठ जाया करते थे। आज हमारी दिनचर्या क्या है, हम 12-1 बजे से पहले सोते नहीं है, राइट। 12-1 बजे से पहले नहीं सोएंगे तो 3 बजे कैसे उठ जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बिगाड़ है। बट अब भी मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका रूटीन बड़ा सिंपल है, 8-9 बजे सो जाते हैं, 7 बजे खाना खा लेते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ आज भी। मैम एक लाइन के अंदर फिटनेस की टिप्स में आपके मायने क्या, फिटनेस को कैसे देखते हैं, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप फिटनेस को लेके एक लाइन में? मैं तो नहीं, आप चाहे आयुर्वेद के जो श्लोक था उससे आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपको, क्योंकि बहुत लंबी डेफिनेशन है ना, बट मैं सिंपल एक चीज कहती हूँ कि अगर आपका तन, आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से अगर आप खुश हैं तो आप स्वस्थ हैं, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ शाइस्ता आयुब खान, जिन्होंने बताया आप किस तरीके से कौन सी डाइट खाकर अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।